सही है, भूगोल की स्थिति स्टार्ट करते हैं। तो देखिए कुछ चीज़ें हम नोट कराएंगे, बाकी आपको दोबारा से फिर इसी चीज़ कराएंगे, बट अभी तो आपको बेसिक पढ़ना खाली हल्के हल्के। देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं भारत से। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारत जो है हमारा, भारत का भूगोल। तो जो बेसिक जानकारी है कि कौन कौन से तट छूते हैं, स्थल सीमा कितनी है, पूरा जोड़ लेता है, कभी पूछ लेता है, एक दो क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। कौन कौन से राज्य टच कर रहे हैं, है ना, तटीय वाले पे कौन है, तटीय जानते हैं। चलिए तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं भारत की। तो देखो इसमें हमारा जो होगा वो भारत का भूगोल पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? भारत का भूगोल। अब भारत के भूगोल में आपको ये याद रखना है, सबसे पहले ये बात करनी है कि जो आपका नक्शा बनाए थे, सबसे पहले क्या बनाए थे? नक्शे बनाए गए थे, ठीक है। तो ये पूछता है कि सबसे पहले नक्शा बनाया किसने था, सबसे पहले नक्शा किसने बनाया था, बताइए। बोलो, किससे पूछेगा आपसे नक्शा किसने सबसे पहले बनाया था? आप लोग बताओ, चलो बताओ, विजय बताओ। नहीं पढ़ा करते हैं ना, तो पता भी था सब। देखो सबसे पहले नक्शा बनाने का जो श्रेय जाता है वो किसे जाता है? अनविले को जाता है। किसे जाता है? अनविले को, ठीक है। 2 नक्शे बनाए गए थे, एक नक्शा उन्होंने बनाया था। और फिर पूछता है आपसे कि सबसे पहले जो नक्शा था भारत का, विश्व के मानचित्र पे किसने दर्शाया था? बताओ। भारत के जो भारत का नक्शा है उसे विश्व के मानचित्र पे किसने दर्शाया था? तो टॉलमी बताएंगे। किसको बताएंगे? टॉलमी ने सबसे पहले दर्शाया था, ठीक है। ऐसे कर छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी पूछ लेता है, बट हम लोग यहाँ नहीं स्टार्ट करते हैं। अब देखो भारत के भूगोल में सबसे पहले बात आती है तो भारत के नाम भी पूछता है कभी कभी। क्या पूछेगा? नाम, कि भारत को सबसे पहले क्या बोलते थे? कोई बताएगा क्या बोलेंगे? नहीं, पहले सबसे पहले बोलते थे ब्रह्माव्रत। क्या बोलते थे? ब्रह्मव्रत। समझ में आया? दूसरे नंबर पे क्या बोलते थे? चलो आप लोग बताइए फटाफट। दूसरे नंबर पे जल्दी बताओ। ब्रह्माव्रत के बाद, ब्रह्माव्रत के बाद क्या बोलते थे? कहते ये आप लोग पढ़ते नहीं, इसका मतलब 0 रेट देते हो आप। ब्रह्माव्रत के बाद बहुत बार बताया, एक बार नहीं बताया हैं? बोलो, ब्रह्माव्रत के बाद क्या बना था भारत? उत्तरापथ या भारतखंड? बना कौन? उत्तरापथ। उत्तरापथ के बाद कौन बना था? भारतखंड। भारतखंड के बाद आर्यव्रत। कौन बना था? आर्यव्रत। आर्यव्रत के बाद कौन बना था? आर्यव्रत के बाद बोलो जल्दी, आर्यव्रत के बाद कौन बना था? ये है, अब बहुत हिंदुस्तान ले आए। फिर बना था जम्बूद्वीप। जम्बूद्वीप भारत को ही बोला जाता है, याद करो, सही है। उसके बाद फिर क्या बना था? बिल्कुल 0, कतई कुछ मतलब नहीं होना। लोग, तुम लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। जम्बूद्वीप के बाद भारत में कौन आए? आर्यों के पीछे पीछे आ गए थे कौन? ईरानी। और जब ईरानी आए थे तो उन्होंने जो सिंधु नदी थी उसको क्या बोला था? हिंदुओं की नदी। और देश को क्या बोला था? हिंदुस्तान। क्या बोल दिया था? हिंदुस्तान। तो फिर आप कौन आता है? हिंदुस्तान। बताऊंगा अभी, हिंदुस्तान। इसके बाद ईरानियों के बाद आ गए थे कौन? यूनानी। और जब यूनानी आए तो यूनानियों ने सिंधु नदी को बोला था इंडस। क्या बोला था? इंडस। और भारत को क्या बोला था? इंडिया। क्या बोला था? इंडिया। समझ में आ रहा है? इस तरह से हमारे देश का क्या हुआ था? नामकरण हुआ इस तरह से। बाकी एक्सप्लेन पढ़ाएंगे आपको कि ब्रह्माव्रत के बाद उत्तरापथ इसको क्यों कहा गया, क्योंकि श्रीलंका और ये सब अलग हो गए थे, पहले सब एक थे, ठीक है। भारतखंड क्यों कहा गया था? जब म्यांमार, इधर बर्मा, ये सब क्या हुए थे? अलग हो गए थे, तो ये भारतखंड कहलाया था। फिर आर्य आ गए तो उस टाइम तो आर्यव्रत कहलाए थे। और जम्बूद्वीप, बताइए आपको, बाद में ये जम्बूद्वीप नाम लिया था जब कोई मंत्र फंत्र बोले जाते हैं उस टाइम भारतखंडे बोलते हैं, भारतखंडे जम्बूद्वीप है ना, तो जम्बूद्वीप भारत को ही बोला जाता था। और फिर कौन आए थे? हिंदुस्तानी। किसने कहा था? तो ईरानी ने कहा था। और कौन आया था फिर? बाद में आए थे यूनानी, और यूनानी क्या इंडिया बोला था। इस तरह से भारत का क्या हुआ था? डिवाइडेशन हुआ था, अलग अलग डिवाइड हो गए थे, ठीक है। तो यहाँ तक याद समझ में आ गई होगी। और आप लोग पढ़ा करो, और कल ही रात तुम्हें पता चल गया था कि हम भूगोल कराएंगे, तो पढ़ के आना चाहिए मुझे, कभी ध्यान ही नहीं देते हो। आगे बात करते हैं। देखो अब इसमें क्रम ध्यान रखना। जब आर्यव्रत आए थे ना, कौन आए थे? आर्य। 1 मिनट समझ लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। आर्यों को मान लो पहले। आर्य भारत में आए थे, तो जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे? आए कहाँ से थे? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से। छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए हमें, मध्य एशिया से। अब ये क्या थे? ये एक चारागाह की तलाश में आते। अब पूछा जाता है कि आर्य जो आए थे वो भारत में किसकी वजह से आए थे, क्यों आए थे? तो आपको चारागाह ढूंढते हुए आए थे। लड़ाकू भी बहुत थे भाई, जो लोग बाहर घूमते रहते हैं उनको तो लड़ाकू होते ही, वो अपनी परिस्थिति से लड़ाकू हो जाते हैं, ठीक है। तो लड़ने वाले बहुत थे। तो अलग अलग मत है भारत में आने का।
कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ लोग कहते हैं कि ये कहाँ से आए थे, खैबर दर्रे से आए थे। कहाँ से आए थे? खैबर दर्रे थे। खैबर दर्रा जो है वो क्या है, कहाँ स्थित है अभी? तो आपको अफ़गानिस्तान में है। कहाँ स्थित है ये? अफ़गानिस्तान। और अफ़गानिस्तान में कहाँ स्थित है? बोलो, अफ़गानिस्तान के कौन से पहाड़ी पर है ये? तो आपको हिंदू कुश पहाड़ी पर है। किस पर है ये? हिंदू कुश पहाड़ी। इसी खैबर दर्रे से आया था कौन? बाबर आया था। कौन आया था? बाबर। बाबर को सभी जानते होंगे, आपकी हिस्ट्री में है, आगे कराएंगे तो आपको और अच्छा समझ में आएगा वो। तो खैबर दर्रा समझ में आ गया होगा। यहाँ से कौन आ गए थे? आर्य आए थे। और ये आकर बसे थे सबसे पहले कहाँ? तो आप कहोगे दो जगह बस गए थे आके, एक तो पंजाब में आके बस गए थे और दूसरे कहाँ बसते थे आगे? अफ़गानिस्तान में। वो वहीं से गुजरे थे, अफ़गानिस्तान से, ठीक है। और ये दोनों जो आके बसे थे इन्हीं को कहा गया था कौन? इंडो आर्य। पूछा था कि इंडो आर्य कौन थे? तो आप कहोगे अफ़गानिस्तान और पंजाब में बसने वाले क्या कहलाए थे? इंडो आर्य। और इन्हीं से एक तैयार हुई हमारी सभ्यता, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। क्या बोलते हैं? वैदिक सभ्यता। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? समझ मारी बात? तो ये पहले वाले खंड में आ गए। लेकिन आपको एक उल्लेख मिलता है ईरान से। कहाँ से मिलता है? ईरान। ईरान ही बोलते हैं वैसे लोगों को, ईरानियों से। अब ईरानियों का कहना है कि उनकी एक पुस्तक है, धार्मिक पुस्तक। कौन है? बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है यहाँ से। धार्मिक पुस्तक बताओ, नाम बताओ। ईरानियों की जो धार्मिक पुस्तक है उसे क्या बोलते हैं? जैन अवेस्ता। क्या बोलते हैं? जैन अवेस्ता। उसमें एक उल्लेख मिला है और उसमें ये कहा गया है कि आर्य जो थे ना वो ईरान के रास्ते आए हैं। किसके रास्ते आए हैं? ईरान के रास्ते। किसके रास्ते? ईरान के रास्ते। तो किस में मिलता है उल्लेख? तो आप बताएंगे किस में? जैन अवस्था में। और जो ईरान के रास्ते आए थे, अब देखो जो ईरानी थे उनको लड़ाई भी इन लोगों से, उसमें साफ साफ लिखा कि ईरानियों से क्या हुई थी? लड़ाई हुई थी, झगड़ के आए थे ये लोग, युद्ध करके आए थे और उसके बाद ये भारत में एंट्री कर गए। लेकिन अब मान लो किसी को आप पीट पाट दो तो वो पीछे पीछे आगा पीछे करता हुआ, तो ईरानी भी क्या आ गए थे? पीछे पीछे आ गए थे। और उनने देखा यहाँ पर आके, बोले हमें तो लगा एक टुकड़ी है यहाँ पर, भाई हमें क्या लगा कि एक टुकड़ी है, लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी पहले ही आ चुके थे कौन? आर्य। अब उन्हें देखा कि यहाँ तो बहुत सारे हो गए और ये लोग आकर बसे थे। ये वाले जो बताए जाते हैं ये सिंधु प्रांत में बसे थे। कहाँ बसे थे? सिंधु प्रांत, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? सप्त सिंधु। सप्त सिंधु प्रांत, यानी कि सिंधु नदी का जो किनारा पूरा एरिया है वो क्या कहलाया आपका? सप्त सिंधु प्रदेश कहलाया था। तो ये लोग आके बसे थे कहाँ? सप्त सिंधु प्रदेश में। और जैसे ईरानी आए, क्या आए थे? इनका क्रम पूछता है कि आने का, तो आर्यों के बाद कौन आया? अगर पूछेगा कि आर्यों के बाद कौन आया, सही है, तो आर्यों के बाद आए थे कौन? ईरानी। मैं ही समझ लेता हूँ, समझा दूँ यहाँ पे। देखो ईरानी आए थे। कौन आए थे? ईरानी। और जिस ये लोग जो बसे थे आर्य, वो किस पर बसे थे? सिंधु नदी पर। किस पर बसे थे? सिंधु नदी। समझ में आ रहा है? तो इन्होंने इसी सिंधु नदी को बोला था क्या? हिंदू की नदी। क्या बोला था? हिंदू की नदी। बोलो बात समझ में आ गई? और इन्होंने कहा था जिस देश में आकर ये बस गए हैं उस देश को क्या बोल दिया था? हिंदुस्तान। बोलो अभी हमने बताया भी था, बोलो यस या नो। तो ये तो हिंदुस्तान का नाम रहता है, कैसे नामकरण हुआ था, कई बार पूछा भी गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कौन? यूनानी वाला। ये रफ कर दें, नोट कर लिया ये वाला, चल नोट कर लो फटाफट, यहाँ पे समझ लो। चला अच्छा देखो, अब यहाँ कौन आए थे? यूनानी आएंगे। कौन आएंगे? यूनानी। आप नोट कर लें जल्दी। यूनानी। आर्य आए थे कहाँ से? आप नोट कर लो फटाफट, एक बार रिपीट करते हैं। आर्य आए थे कहाँ से? मध्य एशिया से। दो जगह से भारत में उन्होंने एंट्री की थी, ईरानियों की जगह पूछते हैं और खैबर दर्रा। खैबर दर्रा से आए थे। खैबर दर्रा कहाँ पड़ता है? पाकिस्तान, बोलो अफगानिस्तान में। और कौन सी पहाड़ी? हिंदू कुश। पंजाब और अफगानिस्तान में बसने वाले आर्य क्या कहलाए थे? इंडो आर्य कहलाए थे। सभ्यता क्या कहलाई थी? वैदिक सभ्यता कहलाई थी, ठीक है। और दूसरे बताते हैं कि ईरान के रास्ते आए थे। कहाँ आए थे? ईरान के रास्ते। और उनकी पुस्तक में उल्लेख मिलता है, किस मिलता है? उनकी धार्मिक पुस्तक है जैन अवस्था। कई बार पूछा गया कि जैन अवस्था क्या है, तो आप बता दो ईरानियों की क्या है? एक धार्मिक पुस्तक है। और जब भारत में ईरानी आए थे तो वो किस नदी पर पहुँचे थे? सिंधु नदी। और वहाँ पर कौन रह रहे थे? आर्य रह रहे थे। और जब आर्य रह रहे थे इसलिए उन्होंने क्या कह दिया कि हिंदुओं की ये नदी है, भाई जहाँ जिसका ज़्यादा विकास होगा वहीं पर रहेगा। और देश को क्या बोल दिया था? हिंदुस्तान। क्या बोल दिया था? हिंदुस्तान, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़ते हैं। नोट कर दे दी।
ठीक है, वो बाद में भी रिकॉर्ड वो कर लेना, ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सही है, रिकॉर्ड तो हो ही रहा है। थोड़ा बढ़ाते चलते हैं जल्दी, तो समय कम है, काम कराना काफ़ी, बेसिक तो आज हो जाए क्रम। देखिए यहाँ तो समझ में आ गया। अब हमारे साथ कौन आने वाले दूसरे, ये क्रम पूछता है, ध्यान रखना, आर्यों का और तीनों का क्रम पूछता है, किस तरह से आए थे भारत में, एंट्री करी थी। पूछेगा आर्यों के बाद निम्न में से कौन आया था, तो पहले आए थे ईरानी और फिर कौन आएंगे, यूनानी। तो ईरानी वाला हमने बता दिया आपको। अब हम लोग बात कर लेंगे किसकी, यूनानी की। जो यूनानी आए थे, यूनानी आए तो वो भी सिंधु नदी पर आएंगे सबसे पहले, क्योंकि ये लोग किस पर रह रहे थे, सिंधु नदी पर। अब ये इंपॉर्टेंट रहता है, पूछा गया क्वेश्चन, तो सिंधु नदी को यूनानियों ने क्या कहा था, तो आपको इंडस कहा था। क्या कहा था, इंडस। पूछा गया कि इंडस क्या है, तो आपको सिंधु नदी को कहा गया है इंडस। किसने कहा था, यूनानियों ने। और देश को क्या बोल दिया था, क्या बोल दिया था, इंडिया। यही चीज़ हमने बताई थी, तो ये आपको यहाँ तक ध्यान रखना है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, भारत की स्थिति की बात करते हैं। आर्यों की भाषा पता है, आर्यों की भाषा संस्कृत। क्या थी आर्यों की भाषा, संस्कृत। आपसे पूछ लेता है ये, ठीक है। तो यहाँ पे भूगोल का मैटर नहीं है, हिस्ट्री में हम पढ़ा चुके होंगे, ठीक है, जब बेसिक बताया होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब हम भारत की भूगोल की स्थिति की बात करते हैं। सबसे पहले एंट्री करेंगे इनके पॉइंट्स की, जो अंतिम पॉइंट्स होते हैं। क्या होते हैं, अंतिम बिंदु होते हैं, तो उनको हम लोग देख लेते हैं। ये हमारा ऊपर का एरिया रहेगा, नीचे वाला हम समझ लेते हैं, ऊपर वाला अपना समझ लेंगे, ठीक है। तो ये वाला हमारा बिंदु है। सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा नक्शा बना होता है। क्या बना होता है, नक्शा बना होता है। ये हमारा क्या होता है, प्रायद्वीपीय भारत होता है। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, प्रायद्वीपीय। अच्छा, दो चीज़ होती हैं, आपका पूछा जाता है, एक तो होते हैं महाद्वीप, एक होते हैं द्वीप, एक होते हैं प्रायद्वीप। समझ में आया। तो इन चीज़ों को थोड़ा समझते हैं, 1 मिनट लगेगा बस, ठीक। देखिए महाद्वीप क्या होते हैं, महाद्वीप क्या होगा, तो आप महाद्वीप बताएंगे कौन, ऐसा भूभाग, पृथ्वी का वह बड़ा सा बड़ा भूभाग। क्या बताएंगे, पृथ्वी का बड़ा से बड़ा वह भूभाग जो पानी से क्या हो, पानी से क्या हो, चारों तरफ से घिरा हो, पानी से चारों तरफ से घिरा हो, ठीक है। फिर आता है कौन, द्वीप। कौन पूछेगा आपसे, द्वीप। अब द्वीप की बात करें तो पृथ्वी का वह छोटा भूभाग, छोटे छोटे होते हैं जो पानी से क्या हो, चारों तरफ से घिरे हों। प्रायद्वीप समझ में आ गया। अब बात करते हैं प्रायद्वीपीय। प्रायद्वीप का मतलब होता है कि मान लो ये द्वीप है, इसमें एक तरफ क्या है, स्थल हो, और 3 तरफ से क्या हो, पानी हो। एक तरफ से क्या हो, स्थल हो, और 3 तरफ से क्या हो, पानी हो, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, प्रायद्वीप। आया समझ में। तो द्वीप प्रायद्वीप समझ में आ गए। खाड़ी, बंगाल, गॉल्स, उनकी हम लोग अलग बात करेंगे, अभी नहीं करेंगे। यहाँ पे ये ध्यान रखना है, कितनी प्लेट्स होती हैं हमारे पूरे जो ब्रह्मांड है, उसमें कितनी प्लेटें हैं, कितनी प्लेट हैं, 7 प्लेट हैं। कौन कौन सी, एशियाई प्लेट। जितने हम लोग महाद्वीप पढ़ते हैं वो एक्चुअली होती क्या है, प्लेट्स होती हैं। कितनी होती हैं, प्लेट्स। देखो मान लो ये हमारा क्या है, थोड़ा सा परिचय करा देते हैं आपको इससे। ये है आपका, है ना। अब देखो यहाँ पर हमारी कौन है, एशियाई प्लेट। इसके ऊपर मिलेगा आपको कौन, यूरोप, सही है। यहाँ पर आपको मिलेगा कौन, अफ्रीका। नीचे आएंगे तो कौन मिलता है यहाँ पर, बोलो कौन मिलेगा यहाँ पर, उत्तरी अमेरिका, वो सॉरी दक्षिण अमेरिका। इसी के ऊपर होगा कौन, कौन होता है, उत्तरी अमेरिका। नीचे यहाँ कौन होगा, ऑस्ट्रेलिया। यहाँ कौन होता है, अटलांटिका। बोलो बात सुन पा रही है। तो ये एशियाई प्लेट कहलाती है। क्या कहलाएगी, एशियाई प्लेट। बात सुन पा रही है। ये कौन होगी, हमारी यूरोप प्लेट होती है। यहाँ कौन होगा, अफ्रीका। आपसे एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि जो भारत है ना, भारत वो किसका हिस्सा था पहले, किस प्लेट का, तो आप कहोगे अफ्रीका का था। किसका था, अफ्रीका का। यहाँ था, यहाँ से सड़क तक पहुँच गए यहाँ, ठीक है। क्योंकि प्लेटें क्या होती हैं, आपस में टकराती रहती हैं, ठीक है। यहाँ समझो अफ्रीका। ये कौन हो गया आपका यहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। और यहाँ कौन आ जाएगा, दक्षिणी अमेरिका। ऐसे लिख दो डायरेक्ट। और ये इधर कौन आ जाएगा, उत्तरी अमेरिका। ये 7 प्लेट्स होती हैं। हम लोग महाद्वीप पढ़ते हैं, बट एक्चुअली है क्या, ये प्लेट्स हैं। जब आपको हम इसका सिद्धांत पढ़ाएंगे, महाद्वीप सिद्धांत, क्योंकि आपके उसमें होगा ऐसे वालों का, ठीक है, तो इसमें बहुत अच्छे से समझाएंगे, आपको समझ में आ गई चीज़, ठीक है। जीएस आपकी फ्लॉप नहीं होगी, आप टेंशन ना लें। एक क्लास बस, ये थोड़ा रुक जाओ। तो यहाँ तक समझ में आ गई। आपको चीज़ पूछ लेता है, अभी जैसे मान लो ये प्लेट्स हैं, ये प्लेट है ना, तो इसमें कुछ प्लेटें हैं वो अवसरण कर रही हैं। इनके अंदर अटलांटिक महासागर आ जाएगा, इस साइड का आ जाएगा प्रशांत महासागर। नीचे यहाँ कौन होगा, हिंद महासागर। ये वाली प्लेट, यहाँ पर जो वो बहुत आते हैं, भूकंप और ज्वालामुखी फटते हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, अवसरण। प्लेटों का टकराना, प्लेटों का टकराना क्या कहलाता है, अभिसरण कहलाता है। जब प्लेटें टकराती हैं तो क्या होगा, आपका अभिसरण होगा। बात सुन रही नहीं, प्लेटें टकराना, जब टकराते हो, जैसे सर होते हैं दूसरे को मार देते हैं, तो टकराना होता है। तो टकराने से क्या आएगा, हलचल मचेगी। हलचल मचेगी तो क्या आएगा,
भूकंप आएगा। कौन आएगा? भूकंप। तो पूछता है कि भूकंप की उत्पत्ति किस प्रकार होती है, तो आप कहोगे प्लेटों का अभिसरण। क्या होगा? प्लेटों का अभिसरण। और प्लेटों के जो कोने टकराते हैं, जो कोने टकराते हैं, जैसे कोने मान लो ये प्लेट दो हैं, ये और यहाँ टकराएगी, ये मान लो, है ना, तो इनको पूछता क्या? प्लेटों जो प्लेटें टकराती हैं उनको क्या बोलते हैं? इमरान बताओ क्या बोलते हैं उन्हें? जो प्लेटें टकराती हैं उनको क्या बोला जाता है? उन्हें कगार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कगार। तो हमेशा किन में टक्कर होगी? कगारों में होगी, और वही उत्पन्न करेंगे कौन? भूकंप। पूछे ज्वालामुखी कैसे बनते हैं? ज्वालामुखी निर्माण कैसे होता है? तो आप ध्यान रखना, प्लेटों का अभिसरण, सॉरी अपसरण। अपसरण मतलब हटना। जब कोई चीज़ हटती है वो क्या होता है? अभिसरण। और जब ये हटेगी, नीचे कौन भरा हुआ है? ज्वालामुखी, और लावा क्या आएगा? बाहर आएगा। मैग्मा, फिर लावा बनेगा, मैग्मा फिर क्या बनेगा? लावा। सही है। तो वो क्या करता है? आपका ज्वालामुखी का निर्माण करता है। और ज्वालामुखी क्या बनाते हैं? कटक बनाते हैं। समुद्रों में बनने वाले पर्वत क्या कहलाएंगे? कटक कहलाएंगे। समझ में आ रही बात? आगे भी चर्चा करते रहेंगे बात की। तो यहाँ तक कोई दिक्कत? हमने इसलिए आपको बताया क्योंकि हमें भारत स्टार्ट करना है, तो चीज़ें समझना है हमें। तो प्रायद्वीपीय भारत की हम लोग लगातार बात कर रहे थे भी। तो प्रायद्वीपीय भारत मतलब जो क्या है? चारों तरफ से क्या है? घिरा हुआ है। बोलो यस या नो? चारों तरफ से क्या है? घिरा हुआ है। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो ये हमारा क्या है? प्रायद्वीपीय। लेकिन भारत यही तो ना है, भारत और भी तो है। जैसे मान लो यहाँ आपका पड़ेगा कौन? जल्दी बताओ। अंडमान निकोबार। बोलो यस या नो? अंडमान निकोबार। कोई दिक्कत हो यहाँ तक किसी को? ये हिस्सा हो गया हमारा। बाकी सब पानी में होता है। बंगाल खाड़ी इस साइड पड़ जाएगी आपकी, ठीक है ना। ये आपका प्रायद्वीपीय भारत है। नीचे से यहाँ से गुजरेगा कौन? छोटा बना दिया हमने। ये गुजरेगी कौन? भूमध्य रेखा। अभी बताएंगे भूमध्य रेखा के बारे में। ये कहाँ गुजरेगी? भूमध्य रेखा गुजरती। आ चुका है क्वेश्चन यहाँ से। कौन गुजरेगी यहाँ से? भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा को और क्या बोलते हैं? विषुवत। इसी के नीचे होगा कौन? हिंद महासागर। नीचे कौन होगा? हिंद महासागर। क्वेश्चन आ चुका है कि किस देश के नाम पर सागर का नाम है, तो हिंद महासागर। हिंद महासागर का पहले का नाम बताओ? रत्नाकर था। रत्नाकर। रत्नाकर डाकू भी था एक। रत्नाकर कौन थे? डाकू थे। कौन? वाल्मीकि थे। याद है? भूल गए? चले, तो हिंद महासागर समझ में आ गया। ये मैं बना रहा हूँ, इनसे ही क्वेश्चन आपको मिल जाते हैं बिल्कुल क्लियर करके। देखिए अब यहाँ आ जाते हैं। तो आप मुझे बताइए, यहाँ पर हमें मिलेंगे दो चीज़, एक लक्षद्वीप मिलता है और एक मालदीव मिलता है। बोलो यस या नो? एक लक्षद्वीप मिलेगा और एक मालदीव मिलेगा। तो लक्षद्वीप लगभग यहाँ रहता, मालदीव कहाँ रहेगा? सही है। अब नक्शा था ना परफेक्ट, ये तो पता ही है ऊपर नीचे से। तो यहाँ कौन है हमारा? लक्षद्वीप। तो देखो लक्षद्वीप जो है वो भारत का हिस्सा है। बोले यस या नो? लेकिन मालदीव, मालदीव क्या है? अपने आप में देश है। और हमने आपको जो वीडियो प्रोवाइड कराया था तो उसमें हमने इनके चैनल लिखवा रखे हैं। यस नो? मालदीव पे ही पड़ेगा कौन? मिनिकॉय। कौन पड़ता है? मिनिकॉय। समझ में आया? कौन पड़ेगा? मिनिकॉय। यहाँ कौन है हमारा? लक्षद्वीप। बोलो बात सुन रही नहीं? ऊपर बढ़ेंगे तो कौन पड़ता है? गुजरात। कौन पड़ेगा? गुजरात। अब गुजरात में पड़ता है कौन? कच्छ। तो इसे बोलते हैं कच्छ की खाड़ी। तो डायरेक्ट पूछता है कच्छ की खाड़ी कहाँ है, तो आप बताएंगे गुजरात में है। कच्छ के थोड़े से नीचे आओगे तो कौन पड़ेगा आपका? खंपात की खाड़ी। कौन पड़ती है? खंपात की खाड़ी। ये दोनों आपकी पड़ती हैं कहाँ? जो कच्छ की खाड़ी है इसी पर विवाद है पाकिस्तान से। इसी पर क्या है? विवाद है। वो कहती है हमारी है इसका हिस्सा, और भारत कहता है कि हमारा है। ठीक है, तो ये है हाँ हाँ हाँ, ये बात होती है, ये बात सही है बिल्कुल, ये भी कह सकते हैं। लेकिन फिलहाल चल रहा है, कोई मसला नहीं है, अपने अपने उस पर रुके हुए हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। तो यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ये क्लियर हो गया। अब देखो यहाँ पर पूछता है कि भारत का डिवाइडेशन। भाई कोई भी अगर आप नक्शा बनाओगे तो आप उसका अधिकतम बिंदु लेते हैं कि आपकी एरिया कहाँ तक है। बोलो यस नो? तो उनको हम लोग क्या कहते हैं? बिंदु कहते हैं, पॉइंट कहते हैं, भारत के बिंदु, है ना। तो आपको ये नोट करते हुए चलना है, समझते हुए चलना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कहाँ? पूरब से। ये वाला पूरब एरिया है। इस साइड हमारा पड़ता है कौन? अरुणाचल प्रदेश। बोलो यस नो? अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश किस में आएगा? पूर्वांचल में आता है। ये पूरा इधर वाली यहाँ हम बनाएंगे तो 7 सिस्टर कहलाती हैं। अभी अगला नक्शा बनाएंगे उसमें बताएंगे। तो यह कौन है? अरुणाचल प्रदेश है। तो पहला अगर पूछे भारत का पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है, पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है, तो आप कहाँ बताओगे? पूर्वी बिंदु कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। अब बात आती है कि इसको बोलते क्या है? इस बिंदु को क्या कहा जाता है? किवथु कहा जाता है। क्या बोलते हैं इसको? किवथु या बलांगू। बोले यस या नो? अरुणाचल प्रदेश की राजधानी बताना चलना है आपको। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी
ईटानगर। क्लियर है सब चीज़, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। ये बिंदु पूछेगा आपसे। अब आपने एक बात सुनियो, आपने देखा होगा कि भारत का अक्षांशीय विस्तार पूछता है और क्या पूछेगा, देशांतरीय। तो ये बताओ, ये अक्षांशीय विस्तार होगा इसका या फिर देशांतरीय होगा? बोलो, इसका अक्षांशीय हो गया, देशांतरीय होगा। तो जो हम लोग लिखते हैं ना कि 8 डिग्री करके ना, ये देशांतर वाला है ना, तो अलग अलग पूछता है, तो वो इन्हीं बिंदुओं से झुकाव लेता है। क्या लेता है, ध्यान रखना, क्या लेगा, इन्हीं बिंदुओं से झुकाव लेता है। बोलो यस या नो, समझ में आ रही बात? तो अगर देशांतरी विस्तार अगर आपसे पूछता है तो कितना होता है बताइए? अक्षांशीय में पहला 8 डिग्री 37, 8 4 तो यहाँ होगा, सही है। बोलो अक्षांशीय दृष्टि के हिसाब से क्या होगा, जल्दी बोलो। 8 डिग्री 37 मिनट। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को? 8 डिग्री 37 क्या हुआ? ठीक है। अब इधर आते हैं हम लोग पश्चिम में। अब पश्चिम एरिया कहाँ पड़ेगा आपका? गुजरात में। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। बोलो क्लियर आता है? अब गुजरात का सबसे पहले बिंदु पूछेगा ये कि बिंदु क्या बोलते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको? गौर माता। कुछ और बोलते हैं इसे? नहीं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। गुजरात किस लिए प्रसिद्ध रहता है ज़्यादातर? गुजरात में मैनचेस्टर है। क्या है? मैनचेस्टर। कौन सा? जल्दी बोलो, मुझे भारत का मैनचेस्टर। तो आप अहमदाबाद में बताओगे। मैनचेस्टर किसे कहते हैं? जो सूती वस्त्र का उत्पादन हो। क्या हो ज़्यादा? उत्पादन हो। अगर आपसे पूछे कि सूती वस्त्र की राजधानी, सूती वस्त्र की राजधानी, तो बम्बई को बोलते हैं। किसको बोलेंगे? बम्बई। सूती वस्त्र की राजधानी बम्बई। और अगर मैनचेस्टर पूछेगा तो उत्तर भारत का कानपुर। उत्तर भारत का कानपुर। बात समझ में आ रही है? ठीक, आगे बढ़े। तो ये गुजरात हो गया। इसका कितना रहेगा आपको बताओ? 8 से होकर स्टार्ट हुआ, कहाँ तक जाएगा? 8 से कहाँ तक? 37 तक। बोलो, भूल गए? देख लो 37। बोलो, कोई दिक्कत है यहाँ तक? तो ये झुकाव कहलाता है। अलग से भी लिखवा देंगे, आप टेंशन ना लें। यहाँ तक समझ में आ गया? हमारे 2 बिंदु क्लियर हो गए। अब हम लोग कहाँ जाएंगे? उत्तर में। कहाँ जाएंगे? उत्तर में। तो बताओ, उत्तर वाला जो बिंदु होगा उसे क्या बोलेंगे? उत्तर वाले बिंदु क्या बोलते हैं? इंदिरा कॉल बोलते हैं। कहाँ बोलेंगे? इंदिरा कॉल। इंदिरा कॉल। तो कहाँ है अभी ये? तो अब ये पड़ेगा कहाँ? लद्दाख में। पहले कहाँ पड़ता था? जम्मू कश्मीर में। बोलो, किसी कोई दिक्कत है यहाँ तक? लेह कहाँ पड़ेगा? लेह लद्दाख दोनों एक ही में है ना? हाँ। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे कम बारिश कहाँ होती है भारत में? सबसे कम वर्षा, तो आप कहोगे लेह में होती है। कहाँ होती है? लेह। कुछ बच्चे राजस्थान लगा के आ जाते हैं, कुछ बच्चे राजस्थान लगाए थे, उनको राजस्थान में ही होगी। राजस्थान में हल्की फुल्की जो बारिश होती है उसको क्या बोला जाता है? राजस्थान में हल्की फुल्की होने वाली बारिश को क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप। इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखना। पूछता है कि जो राजस्थान में हल्की फुल्की बारिश होती है लास्ट बॉर्डर पर, तो उसको क्या बोला जाता है? जैसे छींटे टाइप का डाल देते हैं हम लोग, उस टाइप का, तो उसे क्या बोलते हैं? गोल्डन ड्रॉप। पूछेगा गोल्डन ड्रॉप कहाँ होती है, तो आपको राजस्थान में। कहाँ होंगी? राजस्थान में। कोई दिक्कत नहीं तक? ठीक। अब ये कम, सबसे कम वाला हो गया, तो अधिक वाला बताओ। अधिक वाला, अधिक, तो आप कहाँ बताएंगे? मानसराम। कौन होगा? मानसराम। और मानसराम कहाँ पड़ता है? चेरापूंजी में। कहाँ पड़ेगा? चेरापूंजी। और चेरापूंजी कहाँ है? मेघालय। ध्यान रखना। तो कहाँ पड़ेगा? मानसराम। मानसराम कहाँ है आपका? चेरापूंजी। और चेरापूंजी कहाँ पड़ता है? मेघालय। मेघालय की राजधानी कौन है? शिलोंग। कौन है? शिलोंग। यहाँ समझ में आया? राजकीय भाषा पूछ ले। राजकीय भाषा तो कौन बताओगे आप? अंग्रेजी है। 3 बताए होंगे हमने, 3 बताए थे। कौन कौन होते हैं? मिजोरम, नागालैंड और मेघालय। इन तीनों की राजकीय भाषा क्या है? अंग्रेजी है। क्या है? अंग्रेजी है। शिलोंग में एक परंपरा है, पता है आपको, कि हमारे यहाँ लड़के शादी करके लड़की को लेके आते हैं, बट वहाँ पर लड़कियाँ लेके जाती हैं किसको? लड़कों को। सही बात है? हाँ सही है। हाँ हाँ ठीक है। तो और जब चाहे लड़कियाँ उन्हें तलाक भी दे सकती हैं। तलाक तलाक तलाक, बात खत्म। सही है, ये कर सकती हैं। अगर आपको उनका घर का खर्चा वो नहीं चला पा रहा है, तो इसका मतलब हुआ वो कभी भी डिवोर्स ले सकते हैं जी। ना ना, लड़का चलाता है, मरता लड़का ही हर तरफ से। सही है
अच्छा ये कौन सा आ गया हुआ, मान लो जैसे हम लोग बचपन में हुआ करते थे, चोर छिपाई खेलते थे, तो जो छोटे बच्चे रहते थे तो हम लोग चाहे चोर बने चाहे पुलिस बने, बड़ा वाला छोटे को तो मार ही लेता था, तो अगली बार कहता भैया चोर है इसलिए आपने बहुत मारा, अगली बार हम सिपाही बनेंगे चोर तुम बनोगे। सही है, तब भी कौन पिटेगा, पिटेगा छोटा वाला ही। समझ में आ रहा? तो चाहे कोई ले कहीं कोई ले जाए, लेकिन काम कमाएगा भैया आदमी। सही है, चले तो यहाँ तक समझ में आ रही बात, किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? बोलो। बात आती है कि मेघालय में क्या पूछता है, पहाड़ियाँ पूछता है कि अगर वर्षा होती क्यों है यहाँ पर इतनी, तो आपको कोई पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर, कौन कौन सी हैं? कौन सी हैं? गारा, खासी, जयंतियाँ पूछा गया है। चलिए ये तो आपने सब रट रखा है, बताओ गारा, खासी, जयंतियाँ किस पहाड़ी का भाग है? ये है किस पहाड़ी का, किसकी भाग है ये? बोले ले ले, किसका भाग है? हाँ, गोरा, खांसी, जयंतियाँ शंकुआकार होती हैं जिसकी वजह से ये बारिश होती है। बट कभी कभी पार्ट्स पूछता है, ये किसका पार्ट है, किसका भाग है? ये हिमालय का है। अब हिमालय में भी अलग अलग हिमालय होते हैं। शिवालिक सबसे टूटा फूटा, सबसे खराब जो होता है वो कौन है? शिवालिक। और शिवालिक का विस्तार आपका कहाँ तक है? अफगानिस्तान से स्टार्ट होता है। अफगानिस्तान में शिवालिक का भाग क्या कहलाएगा, जल्दी बताओ। अफगानिस्तान में जो पार्ट्स जाएगा हमारा हिमालय का, और हिमालय कौन सा पार्ट जाएगा? शिवालिक वाला, तो उसको क्या बोलते हैं? अफगानिस्तान में जो शिवालिक है उसको क्या बोला गया है? नहीं, बहते वाला क्यों आ जाएगा, बहते वाला तो ऊपर रहता है। बृहत्य हिमालय तो उधर जाएगा चाइना में, पामीर का पठार बनेगा जाके। सही है। हाँ जल्दी बताओ कौन होगा यहाँ पर? सुलेमान पहाड़ियाँ याद आ रही हैं? सुलेमान पहाड़ियाँ क्या हुआ? सुलेमान जो पहाड़ियाँ हैं वो किसका भाग है? शिवालिक का है। और सुलेमान पहाड़ियों पर ही सबसे पहले खेती का उल्लेख मिला है, गेहूँ और जौ का। अगर सबसे पहले भारत में पूछता है या विश्व में पूछता है आपका, तो सबसे पहले कहाँ मिलेगा? जो सुलेमान पहाड़ियाँ थी उनके आसपास क्या मिला? खेती का साक्ष्य मिलता है। बात समझ आ रही चीज़? ठीक है। अब ये आपकी कौन है? शिवालिक। तो ये हिस्सा किसका है? शिवालिक का। पूछेगा अंडमान निकोबार, और पूछेगा अंडमान निकोबार। समझो यहीं पर, अंडमान निकोबार किस पहाड़ी का भाग है? चलो, अंडमान निकोबार किस पहाड़ी का भाग है? जल्दी बताओ, अंडमान निकोबार किस पहाड़ी का भाग है? समुद्र में है, तो समुद्र में पहाड़ियाँ नहीं जाती हैं? बिल्कुल चली जाती हैं। कुछ कहीं ऐसे चुपचाप बैठ जाती हैं, कहीं उठ के आ जाती हैं। सही है। ये भी शिवालिक का भाग है। क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे कि शिवालिक का ही भाग है। यहाँ ये सारे शिवालिक के भाग हैं। पूरा आया कूद काद के। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, मेघालय, इन सब में आती हुई, और अलग अलग इनके नाम हैं सबके। सही है, ध्यान रखना। जब कराएंगे हिमालय तब बताएंगे, फिलहाल यहाँ से रखो। तो ये बात समझ में आ गई यहाँ तक? कोई दिक्कत? ठीक है। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? लद्दाख। लद्दाख समझ में आ गया होगा। सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है आप समझ में आ गए होंगे। अब हमारा बिंदु बचा कौन? दक्षिण। कौन सा बिंदु? दक्षिण बिंदु। बताओ भारत का दक्षिण बिंदु, भारत का दक्षिण बिंदु कौन सा है? दक्षिण बिंदु कौन सा बताएंगे आप? इंदिरा पॉइंट। कौन होगा? इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा पॉइंट जो होगा वो, अब देखो भारत का ये भी दक्षिण बिंदु है, लेकिन ये प्रायद्वीपीय भारत का है। बोलो यस या नो? ये यही तो हम बताना चाह रहे थे आपको, ये प्रायद्वीपीय भारत का है। और यहाँ हमारा रहेगा कौन? इंदिरा पॉइंट। क्या होगा? इंदिरा पॉइंट। अब ये पूछता है कि अंडमान निकोबार में कहाँ है, तो आपको ग्रेट निकोबार में है। किसमें है? ग्रेट निकोबार में है। कौन? इंदिरा कॉल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि भूमध्य रेखा, ये आपकी कौन है? भूमध्य रेखा है। बोलो यस या नो? भूमध्य रेखा से और अंडमान निकोबार के बीच की दूरी बताओ। बताओ इमरान, अंडमान निकोबार और भूमध्य रेखा के बीच की दूरी कितनी है? तुम तो करोड़ बता रहे थे अभी। 876 किलोमीटर है। कितनी है? बिल्कुल सही है। ये पूछा गया क्वेश्चन है, 876 किलोमीटर है। ध्यान रखना। यहाँ इसके बिल्कुल लास्ट में पड़ेगा कौन? हिंद महासागर। अब हमारी बात आती है कि प्रायद्वीपीय भारत का बिंदु पूछता है, तो कहाँ पड़ेगा ये? कन्याकुमारी। कहाँ पड़ता है? कन्याकुमारी। ध्यान रखेंगे इसको। क्या कहाँ पड़ेगा? कन्याकुमारी। नाम पूछेगा तो नाम लिखिए फटाफट। इसका नाम क्या है? कैप कैमोरियन। कैप कैमोरियन बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको? कैप कैमोरियन। कोई दिक्कत यहाँ तक किसी को?
जल्दी करो नोट, आ गया समझ में। अब देखिए ये चारों बिंदु हमारे क्लियर हो गए, दक्षिण वाला भी क्लियर हो गया और हमारा ये चारों हो गए। देखो अगर हम इनको मैच कराएंगे, क्या करेंगे, मैच, हम मान लो इसको लेकर आएंगे तो इसी तरह चलेगा वो, बोलो यस या नो, मतलब ऐसे काटते हो जाता है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं तो इसने ब्रेक किया होगा, क्या क्या हुआ, ब्रेक किया होगा। तो पूछता है कि चारों बिंदु, भारत के चारों बिंदु कहाँ काटते हैं, तो आपको झांसी, और हमारे 4 हाईवे हैं वो भी कहाँ काटते हैं, झांसी में काटते हैं, इसलिए इसे भारत का 4 गलियारा बोला जाता है। क्या बोलते हैं, गलियारा। पूछेगा भारत का गलियारा कहाँ है, क्या बोलेंगे, गलियारा। तो ध्यान रखना, भारत का गलियारा कहाँ है, तो आप कहोगे झांसी में है। कहाँ है, झांसी में है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, ठीक। नीचे आते हैं, पूछेगा कौन, यहाँ कौन है हमारा, श्रीलंका। कौन है यहाँ, श्रीलंका, बोलो जल्दी, यहाँ पे क्या है, श्रीलंका। पूछेगा भारत और श्रीलंका को कौन अलग करेगा, तो आप कहोगे मन्नार की खाड़ी अलग करती है। कौन करता है, मन्नार की खाड़ी। समझ में आया। यहीं पर पड़ेगा आपको कौन, पाक जलडमरू संधि। यहाँ लिखना चाहो लिख लो, पाक जलडमरू संधि, जिसे हम लोग पाक स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, पाक स्टेट, या फिर पूछ सकता है। और ध्यान रखिए यहीं पर आपका पड़ेगा एक नाम आता है किसका, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रामेश्वर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रामेश्वर। भगवान शिव ने, राम ने क्या कही थी, इसकी स्थापना की थी। तो पूछता है यहाँ पर कि पुल बताओ कौन सा था वो, तो उस पुल को पूछता है, टूट भी गया था एक बार। तो लिख लो यहीं पर एक पुल मिलेगा आपको जो कर्नाटक में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, सॉरी तमिलनाडु में पड़ता है। तो देखो आदम ब्रज, कौन पड़ता है, आदम ब्रज। बात समझ में आ गई। तो ये पूछा जाता है कि रामेश्वर के लिए जाने वाला पुल जो अचानक क्या हुआ था, टूट गया था, तो उसका नाम क्या था, तो आप किसे बताओगे, आदम ब्रज। पूछेगा भारत की आखिरी सड़क कहाँ स्थित है, तो आप कहाँ बताओगे, रामेश्वर में। ये अंतिम सड़क मानी जाती है, भारत की अंतिम सड़क मानी जाती है। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी बोलो फटाफट। खंबात खाड़ी समझ में आ गई, दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, चारों बिंदु क्लियर हो गए, प्रायद्वीपीय बिंदु समझ में आया। चलो आप बताएंगे, आप बताइए भारत के कौन से दिशा में हिंद महासागर है, भारत के कौन से दिशा में हिंद महासागर है, दक्षिण में है। समझ में आ गया। हिंद महासागर से प्रायद्वीपीय भारत का बिंदु किस दिशा में है, भारत हिंद महासागर से प्रायद्वीपीय भारत का बिंदु किस दिशा में है, आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो आप किस बताने वाले हैं, उत्तर में है। भाई जब हिंद महासागर से देखोगे तो कहाँ पड़ेगा, उत्तर में। आ चुका है क्वेश्चन ये वाला, ध्यान रखना है इसको। ये चीज़ें यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, कन्फर्म हो गई, ठीक। नॉर्मल चीज़ें आप नोट भी कर सकते हैं, उनको नोट भी कर लेना। देखो चलो ये हम यार करते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ तक बेसिक चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक, आगे बढ़ो। अब देखिए वो लिख लो जरा, इनके अक्षांश से जरा दूरी लिख लो, तब तक मैं बोल दे रहा हूँ। अक्षांशीय क्या पूछेंगे आपसे, दूरी। पता है सभी को, भूल गए, वहां पर भूलना नहीं है, ध्यान रखना। है अभी भूल जाओ, कोई दिक्कत नहीं। लिखो अक्षांशीय दूरी बराबर, भारत की स्थिति पूछता है, तो कौन आ जाएगा आपका, अक्षीय और देशांतर। अक्षीय और देशांतर, कोई दिक्कत यहाँ तक। अक्षीय में लिखिए कितनी थी जरा बताओ, 8 डिग्री से स्टार्ट होगी, कहाँ तक, 37 मिनट, ठीक है। कहाँ तक बोलो, 8 डिग्री से कहाँ तक, 37 डिग्री 6 मिनट तक। ये इसका भारत का हमारा क्या है, अक्षांशीय विस्तार है। क्या है, अक्षांशीय विस्तार। पूछेगा देशांतरीय विस्तार कितना होता है, देशांतरीय तो कहाँ से हो, देशांतर मतलब हमने कहा ना उत्तर से दक्षिण वाला, उत्तर से दक्षिण बिंदु वाला, जहाँ पर बिंदु है वहाँ पे झुकाव पूछता है कि किस झुकाव पर है वहाँ पर, ठीक है। तो देशांतर लिखो फटाफट, 68.7 डिग्री, कितना, 7। कहाँ तक जाएगा लिखो, तो लिखो 97.25, 97 क्या हुआ, डिग्री और 25 मिनट। यहाँ तक ये भारत का क्या रहता है, विस्तार रहता है। क्या रहेगा आपका, विस्तार रहेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक। पूछेगा कि भारत किस गोलार्ध में स्थित है, भारत किस गोलार्ध में स्थित है, जल्दी बताओ, किस में है गोलार्ध में, तो उत्तरी में है। देखो समझते हैं इसको,
आपके पृथ्वी के गोलार्ध कितने होते हैं, तो आपको 2 होते हैं, और ये हमारे 4 भागों में डिवाइड रहता है। तो यहाँ पर भारत होगा, इस वाले बिंदु में होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, उत्तरी गोलार्ध। अब उत्तरी गोलार्ध के अलावा अगर पूछ ले कौन से उसमें, तो आप किस बताओगे, किस बताओगे, साउथ ईस्ट में, नॉर्थ ईस्ट में है। कहाँ पड़ेगा, नॉर्थ, ये वाला हिस्सा क्या पड़ेगा आपका, नॉर्थ ईस्ट पड़ेगा, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्ट में है, ठीक है। क्वेश्चन को घुमा के रख देता है कभी कभी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। हाँ, अच्छा, ये पूरा भाई उत्तर है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, पूरा उत्तर है ना, पूर्व उत्तर उसमें, इसे तो चित्र बना दिया था। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, ये तो नॉर्मल चीज़ है, आपको सारी बताऊंगे। विस्तार पता है, उत्तर से दक्षिण विस्तार बताओ भारत का, बोलो उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण विस्तार बताओ। उत्तर से दक्षिण जानते हो, आपका इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट तक, इंदिरा कॉल से इंदिरा पॉइंट करो, कितना है, बोलो जल्दी, 3200, 3200, गलत बता रहे हो, मुझे गलत लग रहा है। कोई और बताओ, विजय बताओ, विजय। लिखो 3214, 3214 है गलत, 1 नंबर गलत है आपका इसमें। कितना है, 32, 13 भी दे रखा हुआ, इन्हीं के लिए दे रखा होता है स्पेशल रूप से, वो किलोमीटर में होगा, ठीक। अब बचा कौन हमारा, पूरब से पश्चिम, तो पूरब से पश्चिम लिखो, पूरब से पश्चिम कितना हुआ, 29-33 किलोमीटर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है। सीमा करेंगे, इससे पहले हम थोड़ा अक्षांश पढ़ लेते हैं पहले, तब पढ़ेंगे आगे सीमाएं। सीमाएं याद होंगी, मैं फटाफट बता दूंगा आपको, रफ कर दो इसको। अब हेड डाल लो अक्षांश, अक्षांश की बात कर लेते हैं। देशांतर और अक्षांतर पूछ लेता है, क्या पूछेगा, अक्षांश। तो पहले अक्षांश की बात कर लेते हैं। ये आपकी क्या होती हैं, कौन होंगी, अक्षांश होंगी। कौन होंगी, अक्षांश। जो समतल ऐसे पड़ी होती हैं आपकी, वो क्या होती हैं, और इस तरह से होती है, वो क्या होती हैं आपकी, देशांतर। कौन होंगे, देशांतर। तो देखो इसमें कुछ छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है, उनको समझते हैं पहले। देखिए ये हमारा क्या है, भूमध्य रेखा, इसको हम लोग 0 डिग्री बोलते हैं, क्या बोलेंगे, 0। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, भूमध्य रेखा, क्या बोलेंगे, भूमध्य रेखा 0। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, विषुवत रेखा। 0 डिग्री वाली दोनों नाम होते हैं, इसी के सापेक्ष ली जाती है हमारी रेखाएं। और ये रेखाएं कैसी होंगी, काल्पनिक। सबसे पहले ध्यान रखना, हमारी पृथ्वी पर ऐसी कोई रेखाएं नहीं है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, काल्पनिक। क्या बोलेंगे, काल्पनिक रेखा बोलेंगे। ऊपर वाला एरिया उत्तरी गोलार्ध है, तो इसमें आपकी क्या होंगी, ड्रॉ हो जाएंगी सारी। लेकिन ऊपर कौन रहता है, ध्रुव, नीचे डिवाइड हो जाएंगी, और नीचे भी क्या होता है आपका एक, ये कौन कहलाएगा आपका, क्या कहलाएगा, दक्षिणी ध्रुव। कोई दिक्कत यहाँ तक। ऊपर वाला कौन होगा आपका, क्या होगा, उत्तरी ध्रुव। समझ में आ रहा है। 90 डिग्री पे होते हैं, कितने होंगे, 90 डिग्री। ये 2 भागों में है, क्या होगा, 2 भागों में। अब एक पूछता है आपसे कि उत्तरी ध्रुव पर, मतलब उत्तरी गोलार्ध में संख्या बताओ कितनी, या पूछेगा फिर कौन, दक्षिणी में कितनी। सिर्फ कौन पूछेगा, 2 चीज़ों को डिवाइड करके पूछेगा आपसे कि उत्तरी जो गोलार्ध होता है उसमें अक्षांशों की संख्या कितनी होती है, और आपका दक्षिणी गोलार्ध में कितनी होती है। तो ध्यान रखना, ऊपर वाले में कितनी होगी, 90, नीचे वाले में कितनी होगी, 90, ठीक है। इसमें भूमध्य रेखा इंक्लूड नहीं हुई है, ठीक है। अब अगर पूछे कि दोनों गोलार्धों में, क्या पूछेगा, दोनों गोलार्धों में कुल संख्या कितनी होती है, अलग अलग करके पूछता है, तो कुल संख्या आप बताओगे कितना, 180। दोनों गोलार्धों में अक्षांशों की संख्या कितनी, 180। अगर पूछेगा कि भूमध्य रेखा को शामिल कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए, भूमध्य रेखा को, तो संख्या कितनी हो गई, तो कुल कितनी हो गई, 181। कुल कितनी हो गई, 181। आपसे पूछता है कि कितनी है, 181। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब कभी कभी क्वेश्चन कर, वैसे तो आपकी यहाँ पूरी लाइनें खींचेंगी लास्ट तक, है ना, लेकिन क्वेश्चन पूछेगा कि यदि हम क्या कर दें, ध्रुवों को क्या करें, ध्रुवों को बिंदु मान लें, क्या मान लें, बिंदु। स्पष्ट करके पूछता है, ध्रुवों को क्या माना जाएगा, ध्रुवों को बिंदु मान लिया जाए, क्या मान लिया जाए, बिंदु। तो संख्या पूछेगा,
क्या पूछेगा आपसे कह के कि अगर हम क्या करें, ध्रुवों को बिंदु मान लें, यानी कि जो रेखा रूप में थे, भाई रेखा रूप में थे तो हम काउंट करते थे, तो अब हम क्या कर लें, उसको पॉइंट मान लिया हमने, क्या मान लिया, बिंदु मान लिया। तो पूछेगा कि कितनी संख्या होगी। तो देखो एक यहाँ से हटेगा, एक यहाँ से हटेगा, तो कितना बचा आपका, बोलो कितना बचा, 179। बोलो यस या नो। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ 90 थी पहले, फिर अब क्या बचेंगी, और यहाँ भी क्या थी, जोड़ो कितनी बनी, 178, और एक क्या है आपकी भूमध्य रेखा, तो टोटल कितनी हो गई, 79। बात समझ आ गई। तो कुल रेखाएं 181, अक्षांश जो आपकी ध्रुवों में है वो क्या कहलाती हैं, जल्दी बोलो, ध्रुवों में क्या कहलाएंगे आपकी, तो आप कहोगे 80 180 यानी कि 90। बात समझ आ रही है। और अगर पूछता है कि बिंदु मान लिया हमने, अगर ध्रुवों को क्या मान लिया, बिंदु मान लिया, तो हमारी संख्या कितनी, 179। ठीक है। अगर सीधे यहीं पे क्वेश्चन क्रॉस कर दे कि अगर हम ध्रुवों में क्या हो, बिंदु मान लेते हैं, तो फिर एक गोलार्ध की संख्या बताओ। अगर हम ध्रुवों को क्या मान लें, बिंदु मान लें, तो गोलार्ध जो होता है उसमें एक गोलार्ध की बताओ, तो आप कितनी बताओगे, 89। कितनी बताओगे, 89। यहाँ तक कोई दिक्कत। पूछता है कि अगर हम एक अक्षांश और दूसरे अक्षांश कितनी दूरी पर खींचते हैं, एक अक्षांश और दूसरी अक्षांश के बीच में कितने का अंतर होता है, तो आपसे ये पूछ सकता है। जल्दी बोलो। देखो 111, देखो आपके लूसेंट में 111 है, कितनी है, 111 है, लेकिन 111.4 भी दी होती है। ध्यान रखना, दोनों को याद रखना। लूसेंट में दे रखी कितनी आपकी, 111 है, लेकिन एग्जैक्ट इसकी क्या रहती है आपकी, 111.4 किलोमीटर। यानी कि एक रेखा खींचने पर और दूसरी रेखा के बीच का जो दूरी होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, बोलो कितनी होनी चाहिए, तो आपको 111.4। अगर यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ जल्दी। अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखाएं करती क्या हैं, इनका वर्क क्या रहता है, इनका कार्य क्या रहता है, अक्षांश रेखाओं का कार्य बताओ जल्दी जल्दी। अक्षांश रेखाओं का कार्य कितना होता, क्या होता है, क्या होगा, हाँ बोलो, क्या कर, अक्षांश रेखाओं का क्या मतलब होता है, क्या करती है ये। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, ये दूरी को शो करेंगे। क्या करती हैं, दूरी को प्रदर्शित करती हैं, मतलब दूरी के लिए होती हैं। और तापमान, तापमान को क्या करती हैं, ये शो करती हैं। और दूरी, तापमान और जलवायु परिवर्तन, क्या होगा, जलवायु परिवर्तन। याद हो रहा है नहीं। तो अक्षांश कौन कौन होंगे आपकी, दूरी के लिए खींची जाती हैं, यानी कि दूरी रिप्रेजेंट करती हैं। मान लो ऐसे करके खींचते हैं हम लोग, मान लो ये, अब यहाँ पर आपकी क्या हो गई है, अक्षांश भी हो गई, और इसी में अगर हम कौन करते हैं, देशांतर करते हैं। तो रेडार वाला होता है ना, कोई चीज़ बाहर से अगर आती है तो हम उतने ही एप्टीट्यूड और वो काउंट करके कितनी दूरी पर है, यानी कि हमें अपनी मिसाइल कितनी स्पीड से भेजनी है वहाँ पर, तो वो वाला निर्धारित करेगी कौन, अक्षांश। यानी कि दूरी को दर्शाने का काम कौन करेगा, अक्षांश। तापमान को दर्शाने का कार्य कौन करेगा, अक्षांश। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत यहाँ पर। और जलवायु को कौन शो करेगा, अक्षांश। कैसी रेखाएं हैं ये, काल्पनिक। कैसी रेखाएं हैं, काल्पनिक। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत, जल्दी बोलो। अच्छा एक क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर मान लो कोई व्यक्ति है और वो कहाँ है, विषुवत रेखा पर है। कहाँ है, विषुवत रेखा पर। अब अगर ये व्यक्ति को हम भेज रहे हैं कहाँ, ध्रुवों की ओर। कहाँ भेज रहे हैं, ध्रुवों की ओर। तो बताओ उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, बताओ दिन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके जो दिन हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। दिन बढ़ेगा या घटेगा या बिल्कुल नहीं घटेगा, बोलो क्या होगा। दिन घटेगा, बढ़ेगा, क्या हुआ, जल्दी बताओ। दिन में क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी होती है। दिन में क्या होती है, बढ़ोतरी। और जब ये पहुंच जाएगा कहाँ, नार्वे। कहाँ पहुंच जाएगा, नार्वे। तो नार्वे में क्या होगा, 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। 6 महीने की रात और 6 महीने का दिन होता है। क्या बोलते हैं इसको, यहाँ पर 21 जून को, किस दिन, 21 जून को, जिस दिन हमारी उत्तरी गोलार्ध में क्या है, सबसे बड़ा दिन होता है। उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन। और उसी दिन नार्वे में जब रात का टाइम चल रहा होता है 6 महीने वाली, तो उसमें क्या होता है, सूर्य रात में 12 बजे क्या देता है, दिखाई दे जाता है। क्या देता है, दिखाई दे जाता है। और इसी को वो लोग बोलते हैं क्या, अर्धरात्रि का सूर्य। इस नार्वे को क्या बोलते हैं, ठीक है, वो दिखाई देता है तो इसलिए करता है। तो ये चीज़ें आपसे पूछ लेता है। बोलो अक्षांश में कोई दिक्कत हो तो बोलो, कोई दिक्कत, कोई क्वेश्चन हो जल्दी बताओ। नहीं, ठीक। अब इनको यहीं पे कुछ चीज़ और समझ लेते हैं। डिस्टर्ब कहाँ है, जल्दी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ और पूछते हैं। अब ये तरफ कर देते हैं। बोलो कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ पर, आप बताओ, समझ में आ गई। अक्षांशों की संख्या बताओ, अक्षांशों की संख्या 100
81। और उत्तरी गोलार्ध में कितनी है? उत्तरी गोलार्ध में कितनी है? 90। और अगर ध्रुवों को बिंदु मान लिया तो कितनी है? 89। ठीक है, बात समझ में आ गई? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। आप देखो ये हमारा क्या है? 0 डिग्री। 0 डिग्री से ऊपर बढ़ेंगे तो कौन आएगा? 23 सही 1/2। कितना आएगा? 23 सही 1/2। कौन आएगा? उत्तरी अक्षांश। कौन आता है? उत्तरी अक्षांश। नीचे अगर हम आएंगे तो यहाँ पर भी होगा 23 सही 1/2। क्या होगा? दक्षिणी। छोटे क्वेश्चन है लेकिन कभी कभी आपको रख दिए जाते हैं। चलिए दोनों बताएंगे जल्दी जल्दी फटाफट। पहला वाला कौन? कर्क। दूसरा कौन? मकर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? कर्क और मकर। चलो इमरान बताएंगे कर्क रेखा हमारे भारत में कितने देशों कितने राज्यों से गुजरती है? भारत में तो आपको कितने? 8। चलो नाम बताओ फटाफट। नाम कौन कौन से होंगे? एक तरफ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। आपकी जो कर्क रेखा है वो पूछेगा कि कितने देशों से गुजरती है, तो आप कितने बताएंगे? जल्दी बताओ कितने? 8। चलो पहला लिखेंगे, जल्दी बताओ। हैं? पहला गुजरात आएगा कंफर्म? एक तरफ से ले लेते हैं। तो पहले यहाँ पर हम लोग क्या है? 8 से गुजरेगी। आपसे यहाँ आया हुआ क्वेश्चन है, तो पहले हो गया कौन? गुजरात। फिर कौन आएगा? सेकंड नंबर पे राजस्थान। कौन आएगा? राजस्थान। राजस्थान के बाद कौन आता है? राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। कौन आएगा? मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश के बाद कौन आएगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़। उसके बाद कौन आएगा? झारखंड नहीं आता है? झारखंड नहीं आता है तो झारखंड। झारखंड के बाद पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल के बाद मिजोरम। मिजोरम होगा फिर मिजोरम। और फिर कौन आएगा? त्रिपुरा। ये आपके क्या होते हैं? 8 राज्य होते हैं। तो या तो वो कह देता है कि निम्न में से किन से कर्क रेखा जाती है, और या कहेगा निम्न में से किससे होकर नहीं जाती। तो हमें 8 याद रखने हैं। क्रम से याद रखो, इस साइड से चलो और उधर आराम चले जाओ। पहला गुजरात, दूसरा राजस्थान, तीसरा मध्य प्रदेश, चौथा छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, मिजोरम और त्रिपुरा। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको उठा के रख देता है। अभी और बताएंगे चीज़ें, पहले एक एक समझ लेते हैं। अब आता है कौन? मकर रेखा। मकर रेखा इसको मतलब है नहीं हमारा, सिर्फ आप इतना जान रखोगे दक्षिणी अक्षांश को क्या बोलते हैं? मकर। और 23 सही उत्तरी अक्षांश को क्या बोलते हैं? कर्क रेखा। यहाँ तक कोई दिक्कत आ गया होगा समझ में? अक्षांश समझ में आ गई, बीच की समझ में आ गया। देशांतर को ले लेते हैं फटाफट। चले फिर भारतीय मानक समय रेखा पे आते हैं। अब देखिए यहाँ पर बात करते हैं, किसकी बात करेंगे हम लोग? देशांतर की। फटाफट पढ़ते हैं देशांतर। देशांतर आपकी इस टाइप की होती है, वो लोग क्लियर है ना? जैसे ऊन होती है ना, ऊन का गोला बनाते हैं हम लोग ऐसे करके, पूरा पूरा घूमी होती है। 360 पे होती है। कितनी होती है? 360 पे। तो देशांतर की अगर आपसे क्या पूछता है? देशांतर पे क्या पूछता है? संख्या। तो आप कितने बताएंगे? 360। कोई झोल नहीं है इनमें। पूछेगा एक देशांतर के बाद ये सूचक किसके रहते हैं? सूचक बताओ किसके? समय और तिथि के। क्या होंगे? तिथि। पूछेगा कि तिथि की गणना किसके द्वारा की जाती है, तो आप किसके द्वारा बताओगे? देशांतर के द्वारा। अभी यहीं हम लोग 0 डिग्री, मानक, ग्रीनविच सब यहीं पढ़ेंगे। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? ठीक। संख्या 360। एक में देशांतर बनने में और दूसरे में कितने का टाइम लगता है? 4 मिनट का लगता है। कितना लगेगा? 4 मिनट का। कोई दिक्कत आता है? यानी कि एक देशांतर खींचने में और दूसरे देशांतर खींचने में कितने का टाइम? तो आपको 4। यहाँ तक कोई दिक्कत? पूछेगा कि जो इसके बीच का गैप होता है इसे क्या बोला जाता है? इसके बीच का जो गैप होता है उसे क्या बोला जाता है? चलो 4 डिग्री के बीच का जो दूरी होती है क्या बोलते हैं उसको? जल्दी बताओ क्या बोलेंगे? 4 मिनट। ये वाला गैप है ना, ये वाला, तो इसको गोरा बोलते हैं। गोरा। क्या बोलते हैं? गोरा। पूछेगा कि जो एक देशांतर और दूसरे देशांतर के बीच की दूरी है उसको क्या बोला जाता है, तो आप क्या बता दोगे? गोरा बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? गोरा। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देशांतर में ध्यान रखेंगे ये चीज़। ठीक है, अब डालो। अब हम लोग बात करते हैं किसकी? यहाँ पर 0 डिग्री की बात करेंगे। दो आएंगे हमारे पास। एक तो कौन आती है आपकी? यहाँ पर देख लो आप, ऊपर वाला हिस्सा कितना होगा हमारा? 180। नीचे वाला कितना होगा? 0 डिग्री। नीचे वाला क्या होगा? 0 डिग्री। तो 0 डिग्री जो होता है इसको क्या बोलते हैं? 0 डिग्री जो होगा उसको क्या बोलेंगे? चलो बताओ फटाफट।
0 डिग्री, ग्रीनविच बोलते हैं। जल्दी बताओ क्या बोलेंगे उसको, ग्रीनविच। ग्रीनविच ये नहीं होती है, यही होती है, हैं? तो देखिए पहले इसको निपटा देते जल्दी जल्दी। ये बताओ कौन सी है 180 वाली, क्या हुआ, कोई दिक्कत? देखो पहले स्टार्ट हो, 180 वाले देख लेते हैं। 180 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, क्या बोलते हैं इसको? अंतर्राष्ट्रीय बोलते हैं। ये यहाँ पर अभी हमें ध्यान देना होगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। यहाँ से सवाल पूछेगा, हम बताएंगे अभी। जो हम लोग क्रॉस करते हैं ना, उसके लिए होती है ये और कुछ बोलते हैं इसको, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को और कुछ बोला जाता है? जल्दी बताया करो। कहाँ से निर्धारण हुआ, कब हुआ इसका? तो लिखो 1884। कब हुआ था? 1884 में हुआ था, ठीक है। कहाँ हुई थी? लंदन में। कहाँ हुआ था? लंदन में। एक ही जगह था, मीटिंग हुई थी। इसमें क्या होता है, तो आप ध्यान रखना कि जब भी हम लोग क्या करते हैं, जब हम अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को क्या करते हैं, क्रॉस, यानी पश्चिम वाला जब पूरब जाता है और पूरब वाला कहाँ जाता है, पश्चिम जाता है, तो हमें क्या मिलता है, एक दिन की कमी और एक दिन की बढ़ोतरी। एक दिन की क्या मिलती है हमें, कमी मिलती है, और एक दिन की क्या मिलेगी हमें, बढ़ोतरी मिलती है, मतलब बढ़ जाता है। क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लेकिन इसका जो अंतर रहता है वो 4 डिग्री रहता है। कितना रहेगा, 4। अब देखो मान लो ये हमारे पास अभी है, ये हमारी कौन हो गई आपकी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। हम लोग इधर से भी जाएंगे और इधर से भी जाएंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ भी 4 मिनट हम लोग बढ़ेंगे, बोलो यस या नो, और इधर भी क्या करेंगे, 4 मिनट। अब हमें ये कंफर्म होना चाहिए कि अगर हम उधर जाते हैं तो हमें प्लस में जाना है या फिर हमें माइनस में जाना है, बस ये बता दो। बोलो माइनस में जाएंगे या प्लस में जाएंगे? इधर हम लोग जाएंगे तो किस में जाते हैं हम लोग, प्लस में। तो प्लस मतलब एक दिन की बढ़ोतरी का मतलब है, और इधर जाएंगे तो माइनस में। तो यहाँ से अगर कोई जहाज़ चलता है और मान लो ये सोमवार है यहाँ पर इस टाइम पे, और इसने ही इसे क्रॉस कर दिया उसी दिन, तो बताओ अगले दिन जब यहाँ देखेगा तो वो क्या पड़ा होगा उसके लिए, मंगल। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई जहाज़ यहाँ है और मान लो वो शनिवार को है यहाँ पर, और वो जैसे ही इसे क्रॉस कर देगा तो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा ये, तो यहाँ पर इसको क्या मिलेगा, शुक्रवार। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत? पहले ही बताओ, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर, ठीक। अब एक बात आती है कि हम लोग पढ़ते हैं भारतीय मानक समय, जैसे 82 सही 1/2 हमारी भारतीय मानक समय रेखा है। अब मान लो कभी क्वेश्चन कर दे कि कितने घंटे टाइम बढ़ेगा, तो 5.5 घंटे आखिर को आता क्यों है, 5.5 घंटे ही हम लोग क्यों आ जाता है, बाकी और क्यों नहीं आता है? अलग अलग देशों में अलग अलग मानक समय रेखा अलग अलग होती है। बोलो भाई किसी की 82 होगी तो किसी की 81 होगी, किसी की 85 होगी, ऐसे करके बढ़ती हुई रहती हैं। तो उनमें से क्वेश्चन कभी कभी पूछता है, तो वो यहाँ तक समझ में आया? पहले ये बताओ, इधर जाएंगे तो बढ़ेगी और इधर जाएगी, तो अब हमें ये पता होना चाहिए देश पूरब में कौन है, पश्चिम में कौन है। तो उसके लिए हमने अभी 7 महाद्वीप बताए थे आपको, तो हम उसी से अनुमान लगा लेंगे कौन किधर पड़ेगा। जैसे मान लो पहले हम भारत को लेते हैं, एक टाइम लेते हैं भारत की कि 82 सही कितना है हमारा, 1 कितना 2 डिग्री, यही वाला है। तो हम पहले ये निकालते हैं कि 5.5 घंटा ये क्यों आता है, 5.5 घंटा ये क्यों आता है, बताओ कौन बताने वाला है इस बात को, 5.5 घंटा। तो देखिए क्योंकि हमारा जो निर्धारण होगा वो कहाँ से होता है, इंग्लैंड से होता है। अब हम लोग कहाँ पढ़ते हैं इंग्लैंड से, बोलो किधर पढ़ेंगे? इंग्लैंड यूरोप में पड़ता है, तो हम किधर पढ़ेंगे, पूरब साइड में। बोलो भाई पूर्वी हिस्सा तो रहेगा हमारा, तो हम लोग क्या करेंगे, बढ़ेंगे। तो आप क्या करोगे, जो आपका मानक समय रेखा होती है उसी की गुणा करो पहले, कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16, 164। एक जोड़ दोगे तो कितना हो गया, 165 बटे कितना 2, कितना हो गया, ये हो गया क्लियर। अब आप कहाँ जा रहे हो, पूरब की ओर जा रहे हो, तो 4 की वृद्धि होगी, कमी वृद्धि होगी। तो 4 से हम लोग क्या कर देंगे इसमें, गुणा, 2 एकम 2 और 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, इनकी गुणा कर लो, 2 पंजे 10, 2 छंग 12 और 1 13, और 2 एकम 2 और 3, 330 क्या हो जाएगा आपका मिनट, क्या बन जाएगा ये, क्योंकि ये मिनट था। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इसको क्या करना है, हमें चेंज कर लेना है। तो आप 330 को क्या कर दोगे, 60 से भाग कर दोगे, तो 60 का कितना बढ़ जाएगा 5, तो 300 हो जाएगा। बोलो यस या नो। तो कितना बचा आपका, आध घंटा ये बचा। तो इस तरह से हमारे 5.5 घंटा क्या रहता है, आगे रहता है। क्यों? क्योंकि आप किधर हो, प्लस की तरफ हो। हाँ
हाँ कर दे तो कोई दिक्कत नहीं, मतलब समझाने के लिए बता रहा हूँ। तो यहाँ तक बात समझ में आ गई कि अगर हमें किसी का टाइमिंग निकालना है, मान लो क्वेश्चन में आपको दे दे, क्या कर दे, क्वेश्चन दे देगा कि भारत बोलो कि श्रीलंका की मानक समय रेखा मान लो ये है, ठीक है, क्या है, कोई एक नंबर देता है और पूछेगा बताओ उसका क्या टाइमिंग रहेगा, मतलब ग्रीनविच से कितना टाइम आगे बढ़ेगा या पीछे हटेगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक ये सवाल मैं कराने वाला हूँ अभी थोड़ी देर मेरे को, बस 1-2 सवाल कराएंगे आपको समझ में आ जाएगा। लेकिन पहले ये बताओ, ये समझ में आ गया अंतर रेखा समझ में आ गई? क्या होगा जब आप क्या करोगे, पूरब की ओर जाओगे, आप नोट बना के लिख भी सकते हो। अगर आप पूरब की ओर जाते हो, किधर जाओगे, पूरब की ओर, तो एक दिन की क्या होती है हमेशा बढ़ोतरी, और अगर आप पीछे आते हो तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, कम हो जाता है। तो क्वेश्चन पूछ ले कि कोई जहाज है जो पूरब से पश्चिम की ओर आ रहा है और उसने अंतर तिथि रेखा क्या कर दी, क्रॉस कर दी, जो राष्ट्रीय तिथि रेखा वो क्रॉस कर दी, तो बताओ वो दिन पूछेगा कि दिन में बढ़ोतरी होगी या कमी होगी, या फिर एग्जैक्ट आपको टाइम दे देगा और वो आपसे पूछ लेता है। बोलो कोई दिक्कत यहाँ तक, आगे समझ में ये चीज़? ठीक। अब हम लोग कहाँ आएंगे, ग्रीनविच पे आएंगे, फिर ग्रीनविच को लेकर इसको समझाएंगे फिर से दोबारा। ये 5.5 घंटा कैसे आता है ये आपको समझ में आ गया होगा। हर एक का जोन अलग अलग होता है, मानक जो हम डिवाइड कर रखे होते हैं वो अलग अलग कर रखे होते हैं। देखिए अब 0 डिग्री को पढ़ लेते हैं, कौन है यहाँ पर, ग्रीनविच। लिखो यहाँ पर कौन है, 0 डिग्री के लिए क्या बोलते हैं, लिखो ग्रीनविच। तो ग्रीनविच जो है वो कहाँ से निर्धारित होगा, कहाँ से निर्धारित होता है ग्रीनविच, तो लंदन से होगा। लंदन से कौन सी जगह से, लंदन की कौन सी जगह से निर्धारित होता है, हाँ कौन सा, वो तो अमेरिका में, बॉस्टन DC याद आ रहा है मुझे लग रहा है। लंदन में ही जगह है ग्रीनविच, वहीं से तो निर्धारित होता है ये, इसको कहते हैं। ये हमारे भारत में नहीं है, ये पूरे उसमें है आपका, भारत में भारतीय मानक समय रेखा होती है, ठीक है, यहाँ पर नहीं होती है। तो हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, ग्रीनविच पढ़ते हैं। कब स्टार्ट हुआ, मतलब कब मीटिंग्स हुई, तो सेम चली थी इन दोनों की 1884, नोट कर लो इसे, 1884 में। कहाँ हुई थी तो आप बताओगे ग्रीनविच, कहाँ हुई थी, ग्रीनविच। यहाँ तक याद रखेंगे। चले यहाँ तक कोई दिक्कत, कहाँ 1884 में निर्धारित की गई, ग्रीनविच से स्टार्ट होगी और यही हमारे समय को क्या करती है, निर्धारित करती है। हम लोग समय हमारा चलता है वो किसी का 5.5 घंटे, किसी का 4.5, किसी का 3.5, ये सब आपका कहाँ से निर्धारित होगा, ग्रीनविच से होगा। किससे होगा, ग्रीनविच से। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक। हमने आपको एक चीज़ बताई थी अभी, वो चीज़ आपको ध्यान रखना है, कौन सी, बोलो, जो 82 वाली बताई थी, 82 सही 1/2 डिग्री, 82 सही 1/2 डिग्री। कोई दिक्कत यहाँ तक, बताओ। अब भारतीय मानक समय आपके जो कोर्स में है वो कौन है, भारतीय। ये हम इसलिए स्पीड से करा दिए आपको, ज़्यादा समझाया नहीं, क्योंकि जो चीज़ आपका है वो मेन पकड़ते हैं हम लोग। अब हम लोग पढ़ेंगे कौन, भारतीय मानक समय रेखा, वो वाली पूछी जाती है। चलो बाकी बाद में कराएंगे, डीप जो कराना है नोट करा के सब। क्या हुआ, अब भारतीय मानक समय रेखा की बात कर लेते हैं। किसकी बात करेंगे, भारतीय मानक समय रेखा। डाल लो भारतीय मानक समय रेखा। चले कितनी रहती है हमारे भारत में, यही तो है हमारी भारतीय मानक समय रेखा। तो सबसे पहले यही पूछता कि कहाँ से जाती है, ये कहाँ से जाती है, तो आप कहोगे इलाहाबाद से। इलाहाबाद, इलाहाबाद के कहाँ, नैनी, बस नैनी निकाल दे रहे ना बैठे बैठे, है ना, मिर्ज़ापुर। इलाहाबाद के कहाँ, मिर्ज़ापुर। और मिर्ज़ापुर में एक जगह है जिसका नाम क्या है, बोलो क्या है, नैनी। ऐसे बताते हैं इसको, सही, हाँ, एक सिस्टम बताया करो। तो कहाँ से जाती है इलाहाबाद के, मिर्ज़ापुर। मिर्ज़ापुर में कहाँ से, नैनी से जाती है। कौन, भारत में कौन, भारतीय मानक समय रेखा, ठीक है। सबसे इंपोर्टेंट रहता है, इसे पूछता है किन राज्यों से होके जाएगी, राज्यों की संख्या 5। बताओ इमरान, किस किस से होके जाती है, 5 राज्य बताइए फटाफट, 5 राज्य बताओ। यहाँ से क्वेश्चन रखा जाएगा, पूछता है कि कौन से नहीं जाएगी, किससे जाएगी, बस ये बताओ। बढ़ाया हमने सब, जल्दी बोलो। देखिए पहले करेंगे यूपी से, तो उत्तर प्रदेश से तो क्लियर हो गई हमारे, मत कौन आएगा फिर, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के बाद, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़,
छत्तीसगढ़ के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद आएगी उड़ीसा। कितने होंगे? उड़ीसा। तो ये 5 राज्य हैं आपके जहां से जाती है हमारी कौन? भारतीय मानक समय रेखा। क्या हुआ? नहीं सुन पा रहा है भाई? सीधे सीधे पूछता है इसमें। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा, 5 हो गए। इन 5 से होके जाएगी कौन? भारतीय मानक समय रेखा। यहाँ तक खुद पूछेगा कि किस में से होकर जाती है और किस में से होकर नहीं जाती है, तो आपसे ये पूछ लेता है। अब यहाँ पर ध्यान दो, आपका जो कर्क रेखा थी वो भी जा रही थी। कर्क रेखा गई है हमारे 8 राज्यों से, और हमारी कौन गई है? भारतीय मानक समय रेखा भी गई है। तो ये टाइमिंग पूछता है। क्या पूछेगा? टाइमिंग, कि दोनों जाकर संयुक्त रूप से कहाँ ज्वाइंट हो जाती हैं। दोनों संयुक्त रूप से कहाँ ज्वाइंट होती हैं? तो कहाँ हो जाती हैं? छत्तीसगढ़। ध्यान रखना, कर्क और मकर, कर्क और मानक रेखा, मानक रेखा कहाँ डिवाइड होंगी दोनों? तो आप छत्तीसगढ़ में बताओ। ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ये कि कर्क रेखा और कौन? भारतीय मानक समय रेखा दोनों कहाँ पर मिलती हैं? तो आप कहाँ बता दोगे? छत्तीसगढ़ में। चारों बिंदु अगर पूछेगा तो कहाँ बताओगे आप? झांसी में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? गलियारा बोलते हैं। उत्तरी बिंदु भारत का क्या कहलाता है? इंदिरा कौल कहलाता है, जो कहाँ है? लद्दाख में है। और दक्षिणी बिंदु कौन है? अंडमान निकोबार में है, जो क्या है? इंदिरा पॉइंट है। और पूर्वी बिंदु कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? किवथु बोलते हैं। और पश्चिम में क्या है? बोलो कौन है? गौर माता है। अक्षांशों की संख्या कितनी होती है? 181, 180, 179। उनके बीच में कितनी की दूरी रहती है? 111 की। देशांतर की संख्या कितनी है? 360। और किसकी बीच की दूरी कितनी है? 4 मिनट की है। कितनी है? 4 मिनट की। बोलो समझ में आ गया? कितनी है? 4 मिनट की। उस 4 मिनट की दूरी को कहते क्या है? क्या कहते हैं? गोरा। क्या कहते हैं? गोरा। कोई दिक्कत है यहाँ तक? यहाँ तक समझ में आ गई बात? ये चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी, आपको ध्यान रखना होगा। भारतीय मानक समय रेखा। अब आपसे पूछता है कि भारतीय मानक समय जो है उसको कितने जोन में डिवाइड कर रखा है? कितने जोन में डिवाइड कर रखा है? तो लिखो इसमें 24 जोन में डिवाइड है, 24 जोन है। भारत में जो मानक समय है उसमें कितने जोन है? तो आप कितने बता दोगे? 24 जोन है। क्या पूछेगा आपसे कि कितने जोन हैं, तो आप कितने बताओगे? जोन की संख्या पूछेगा कितनी है। तुम पे कॉपी होगी, हमने कराई थी वाली, बताया होगा। देखो भारतीय मानक समय देखो, जोन कितने बताएंगे आप? तो आप बताएंगे कितने? 24 जोन होंगे। कितने होते हैं? 24 जोन। कितने बताए थे? 24 जोन। 24 जोन में जानते हो कि एक जोन में कितने का अंतर रहता है? बोलो, एक जोन में कितने का अंतर रहेगा? भाई 24 जोन है, 24 क्या होते हैं? घंटे होते हैं। तो कितने का अंतर आ जाएगा? बोलो, एक का आएगा नहीं? जल्दी बताओ। ठीक। अब ये बताता है कि 24 जोन जो हैं उनको बोलते क्या हैं? जो 24 जोनों में डिवाइड है हमारा भारतीय मानक समय जो है वो कितने में है? 24 में। तो क्या बोलते हैं उनको? ये बता दो। चलो क्या बोला था? देखो, ग्रीनविच मीन टाइम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? ग्रीनविच मीन टाइम। देख लिया? इनका अंतर पूछता है, क्या बोलेंगे इसको? ग्रीनविच जोन टाइम। और इसका अंतर जो रहता है ना एक उसमें, तो 15 डिग्री का रहता है। कितना रहेगा? 15 डिग्री। मतलब 15 डिग्री के हिसाब से चलते हैं ये। पहला 15 डिग्री जोन, एक जोन हो जाता है, फिर दूसरा जोन 15 डिग्री का, फिर ऐसे करके आपसे पूछ लेता है। तो कितने जोनों में रहेगा ये? ध्यान रखेंगे। भारतीय मानक समय रेखा समझ में आ गई होगी। भारतीय मानक समय रेखा और ग्रीनविच के बीच में कितने का अंतर रहता है? 5.5 घंटे का। बोलो कितना रहेगा? ग्रीनविच और भारतीय मानक समय रेखा के बीच कितने का अंतर? 5.5। कोई दिक्कत नहीं, आपको बेसिक समझ में आ रही हुई सारी चीज़, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बढ़ते हैं समुद्रों की तरफ। आपको एक दिया हुआ है, संकलन पूछता है कि कौन कौन से पूछ लेता है, तो उसको समझते हैं। ये तो समझ में आ गई होंगी। ग्रीनविच टाइम आपसे ज़्यादातर 82 वाला पूछ बैठता है और पूछेगा किन राज्यों से होके जाएगा, बस। अब हम लोग आते हैं समुद्री एरिया में। कहाँ पे आएंगे? जो हम लोग पढ़ रहे थे पहले से। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत रहेगा। बोलो। अब देखो, इसमें ध्यान रखना हमें, ये वाला, ये जो एरिया हमारा है वो क्या है आपका? समुद्र वाला है यार ये एरिया। तो ये पूछता है कि किस किस एरिया में क्या बोलते हैं, या समुद्री की कुछ जो
भाषाएं होती हैं, सीमाएं होती हैं, उनको क्या बोला जाता है? ठीक है, पहला स्टार्ट करते हैं। मान लो ये हमारी सीमा है, क्योंकि समुद्र में ना एक एरिया होती है, लगभग, ज़्यादा नहीं होती है। कितनी होगी? एक होगी। ये मान लो एरिया है। अब समुद्र का पहला भाग कहलाता है, जैसे हमारा ना समुद्र डिवाइड जो होता है ना, वो अलग अलग रहता है। ऐसा नहीं कि हम पूरे समुद्र में हमारा ही राज्य है, मतलब एक सीमा तक होता है कि आपका इतने तक जा सकते हो, उसके बाद हमारी नेवी भी आगे नहीं जा सकती, उसको वापस कर दिया जाता है। ठीक है, तो उनको हम पढ़ लेते हैं पहले करके ना। तो पहला ही आपसे पूछ लेगा, क्या पूछता है यहाँ पे? समुद्री सीमाएं पूछता है, यानी कि कौन कौन सी सीमाएं हैं और वो कितने रूप में डिवाइड रहती हैं, ये चीज़ें आपसे पूछता है। तो पहला ही आपका आएगा, पूछता है कि प्रादेशिक सीमा क्या होती है। क्या पूछता है आपसे पहला? कि प्रादेशिक सीमा क्या होती है? प्रादेशिक सीमा क्या होती है? जल्दी बताइए। प्रादेशिक सीमा पूछेंगे हम लोग। क्या पूछता है? प्रादेशिक सीमा क्या होती है? कौन बताएगा? प्रादेशिक सीमा। तो आप बताएंगे 12 समुद्री मील का जो एरिया होता है, 12 समुद्री मील का क्या होगा आपका? मील का क्षेत्र। 12 समुद्री मील का जो क्षेत्र होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सीमा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रादेशिक। सीधे पूछता है प्रादेशिक सीमा क्या है, तो आप कहोगे कि 12 समुद्री मील का जो हमारा एरिया है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? प्रादेशिक सीमा बोलते हैं। क्या बोलेंगे? प्रादेशिक सीमा। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत तो नहीं है? 1 मील बराबर पूछ लेता है कितने समुद्री मील होता है? 1 मील मतलब 12 समुद्री मील है, तो अगर मील में चेंज करवाता तो कैसे करेंगे? देखो 1 मील बराबर मतलब 1 समुद्री मील बराबर 1 समुद्री मील बराबर 1 समुद्री मील बराबर कितना होगा? लिखो 1.8 मील। क्या होगा? 1.8 मील। सही है। तो ये आपसे कभी पूछ लेता बाई चांस, लेकिन आपको डायरेक्ट पूछेगा क्या कि प्रादेशिक सीमा क्या है? क्या पूछेगा? प्रादेशिक। तो आप डायरेक्ट बता देंगे कितना? 12। अब दूसरी रेखा पूछेगा आपसे प्रादेशिक के बाद। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका जो ऐसा कौन सा एरिया है समुद्र का जिसमें किसी भी राज्य का या किसी भी देश की पूर्णता अधिकार होता है? क्या होता है? पूर्णता अधिकार होता है। जैसे मान लो उसके एरिया में पेट्रोल निकल आया, खनिज निकल आया, तो बताओ वो किसके अधिकार में होगा? सही है। तो वो आप ध्यान रखना किस में आएगा? प्रादेशिक सीमा में। प्रादेशिक सीमा में अगर कोई चीज़ निकलता है तो पूर्ण अधिकार होगा किस पे? उसके सरकार का, यानी कि उस देश का पूर्ण अधिकार होता है। ठीक है, तो ये भी पॉइंट बना के लिख लेते हैं। देखो सभी संसाधन पर इसमें सभी संसाधन पर पूर्ण अधिकार होगा। कोई भी आ जाए तो उसका क्या होगा? पूर्ण अधिकार होगा। अगर संपूर्ण की बात करेगा तो किसकी बात कर लेंगे हम लोग? बताओ जल्दी जल्दी। तो क्या होगा? इस पे संपूर्ण अधिकार होगा। ठीक है, अगला एक क्षेत्र आता है कौन? संलग्न क्षेत्र। बताओ क्या होता है संलग्न क्षेत्र? क्या पूछेगा आपसे कि संलग्न क्षेत्र क्या होता है? जल्दी बताओ। तो आपका आता है इसमें ये भाई, ये कितना हो गया हमारा? 12। तो अब बताएगा कि 24। कितना बताएगा? 24। लिखो 24 मील, 24 समुद्री मील। 24 समुद्री मील का जो एरिया होगा वो क्या कहलाएगा? आपका संलग्न क्षेत्र कहलाता है। अब संलग्न क्षेत्र होता क्या है, मतलब किसके अंतर्गत आएगा? क्या क्या चीज़ें इसके अंतर्गत आ जाएंगी? तो देखिए संलग्न क्षेत्र में जो आता है आपका, इस पर क्या होता है? ये भारत की समुद्री सीमा है। पहली कितनी हुई? 12, जैसे हम लोगों ने क्या बोला? प्रादेशिक। और दूसरी क्या हुई? 24। इसको क्या बोलते हैं? संलग्न क्षेत्र बोलते हैं। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कि सीमा शुल्क। क्या लगता है आपका? सीमा शुल्क लगता है। बोलो यस या नो। तो इसी में लगता है। वो पूछा गया कि सीमा शुल्क किस क्षेत्र के अंतर्गत लगता है। जैसे भी कोई जहाज़ है, मान लो कोई विदेशी जहाज़ है, वो आकर इस सीमा को पार कर गया, तो समझ जाओ उस पर क्या लगने वाला है? सीमा शुल्क। तो पूछेगा कि सीमा शुल्क कब लगेगा? तो आपको 24 समुद्री मील के अंदर। तो लिख लो सीमा शुल्क। सीमा शुल्क लगता है इसी पे, इसी सीमा के अंतर्गत। इससे पहले वाले सीमा में हो तो आप पे सीमा शुल्क नहीं लगेगा, लेकिन जब आप अंदर एंट्री कर जाओगे तो अब क्या लग जाएगा? आप पे सीमा शुल्क लग जाएगा। क्या लगेगा? सीमा शुल्क। तो आया हुआ क्वेश्चन है, पूछेगा कि सीमा शुल्क कब लगता है, तो आप कहोगे संलग्न क्षेत्र के अंदर आने पर क्या लग जाएगा? सीमा शुल्क लग जाएगा। कोई दिक्कत? अगली नेक्स्ट पूछता है आपसे, इस समुद्र के एरिया हैं सारे, ठीक है, तट, जैसे भी भारत के तट पड़ेंगे वैसे ये वाले। अब देखिए इसमें अगला आता है आपका, छोटे छोटे हैं, आपको पूरा एकदम एक्सप्लेन नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी करेंगे तो यही खत्म हो पाएंगे।
2 घंटे में सिर्फ यही खत्म हो पाते हैं, लेकिन हमें मैन पढ़ना है, आपका ज़्यादा इधर उधर नहीं है, भी नहीं है। तो देखिए अनन, हमें थोड़ी सी नॉलेज होनी चाहिए कि आखिर ये है क्या। अनन आर्थिक क्षेत्र क्या होगा? अनन आर्थिक क्षेत्र। चलिए बताओ क्या होगा अनन आर्थिक क्षेत्र? तो ये 200 समुद्री मील का एरिया होता है। क्या होता है? 200 समुद्री मील का एरिया। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या? उच्च सागर। पूछा गया एक बार क्वेश्चन कि उच्च सागर क्या है, तो आप कहोगे 200 समुद्री मील का जो एरिया होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? उच्च सागर बोलते हैं, यानी कि यही। और यही हमारे समुद्र की क्या है? अंतिम सीमा है। यही क्या है? हमारी अंतिम सीमा है। समुद्र में जो होती है ना अंतिम सीमा, वो कौन सी होती है? तो आप कौन सा बताओगे? अनन आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, अनन आर्थिक क्षेत्र में होता क्या है? तो भारत का जो अंतिम क्षेत्र है वो क्या हो गया आपका? अनन आर्थिक क्षेत्र हो गया। इसमें क्या होता है? जितने भी वैज्ञानिक अनुसंधान होंगे, क्या होंगे? वैज्ञानिक अनुसंधान क्या होंगे? वैज्ञानिक अनुसंधान, वो सब कहाँ लगे होंगे? यहीं पे लगे होंगे। कहाँ लगे होंगे? यहीं पे। सीधे अगर आपसे पूछ लेता है कि जो आपके अनुसंधान होते हैं समुद्र में भी होते हैं और ध्रुवों पे भी होते हैं, हमारे पहाड़ों पर, तो ये हमारे कहाँ लगे होते हैं? तो आप बताओ। अनन आर्थिक क्षेत्र में लगे होते हैं, जो हमारा क्या है? उच्च सागर कहलाता है, अंतिम क्षेत्र होता है समुद्र का। और यहीं पर निकलते हैं कौन? खनिज। कौन निकलते हैं? जैसे पेट्रोलियम है, ये सब किस में निकलेंगे? इसी में। ठीक है, और यहाँ तक क्या कर सकती है भारत सरकार क्या कर सकती है? जितने भी खनिज निकलेंगे उनका क्या करेगी? दोहन करेगी। दोहन जानते हो? दोहन मतलब निकाल सकती है। क्या करती है? निकाल सकती है। यानी कि यहाँ तक आपको कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। लेकिन आप इससे अगर ओवर जाते हो तो आपको तुरंत सूचित कर दिया जाएगा कि आप हमारे समुद्री एरिया में एंट्री कर चुके हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? समुद्री क्षेत्र कहलाता है। मतलब समुद्री की क्या कहलाती है? सीमाएं। पहला बताओ प्रादेशिक। चलिए बताइए इमरान, बताओ प्रादेशिक सीमा क्या है? प्रादेशिक सीमा क्या है? 12 मील वाला। ठीक है, और 24 मील वाला क्या कहलाता है? संलग्न क्षेत्र। सीमा शुल्क किस पे लगेगा? सीमा शुल्क। ठीक, अंतिम समुद्री एरिया कौन सी होती है? बोलो कौन सी होती है? कौन होगी? अन। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, चीज़ें आगे। प्रादेशिक वाला एक बार पूछा गया, ध्यान रखना, फिर नहीं पता हो। अब हम लोग करेंगे भारत के तटों की बात। किसकी बात करेंगे? भारत तट। तट तो जानते हो, ये वाले हमारे क्या हैं? तट। इधर वाला पूर्वी तट है और इधर वाला क्या है? पश्चिमी तट। तो ये वाला एरिया जो हम पढ़ने वाले हैं वो क्या है आपका? पूर्वी है, ये सॉरी पश्चिमी तट है। तो इसको हम लोग लिखेंगे क्या? पश्चिमी तट। फटाफट समझ लो, देखो इसको भी, पश्चिमी तट। ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इधर वाला कौन है हमारा? पूर्वी। सबसे ज़्यादा किस तट पर बंदरगाह है? जल्दी बताओ, कौन से बंदरगाह है सबसे ज़्यादा? जल्दी बोलो, किस पर हैं बंदरगाह? जहाँ से आना जाना है। हाँ, तो आपका कौन सा है? पश्चिमी। पूरब पे नहीं है। पूरब तट है ना, वो खेती करने के लिए है। क्या है? यहाँ खेती कर सकते हो आप। इधर से क्या आता है आपका? समुद्री एरिया पूरा है, तो यहाँ पे बंदरगाह है, यानी कि आदान प्रदान सबसे ज़्यादा इधर से ही होता है। निर्यात आयात आपका कहाँ से होगा? इधर से होगा। तो ये हमारा क्या होगा? पश्चिम। आपसे पूछता है कि पश्चिम जो तट है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, तो आप कहोगे गुजरात से। कहाँ से स्टार्ट होगा? कहाँ से स्टार्ट होगा? गुजरात। और लास्ट में कहाँ तक जाएगा? कहाँ तक जाएगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु में कहाँ? जल्दी बोला करो। तमिलनाडु में कहाँ? कन्याकुमारी। कहाँ? कन्याकुमारी। बोलो क्लियर हुआ ये चीज़? कल वैक्सीन का लगाई ना, नींद से आ रही है कहीं पूरी। हाँ, सेकंड डोज थी कल। हाँ, तभी तो थोड़ा दिक्कत लग रही है, बोलने में अटपट लग रहा है। हाँ चलिए। हाँ, टूटता नींद बहुत आ रही, मतलब दिमाग वर्क नहीं करता है, रोक देता है उसको। चलिए, क्या हुआ? तुमने लगवाई? पेपर नहीं मिलेगा देने को। तमिलनाडु। तो इनको समझते हैं, मतलब बेसिक चीज़ें ये तो है नॉलेज में। अब आप समझते हो इसको। देखो तट हमारे कितने हो गए? 2। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा तो कितने होगा? एक गुजरात से स्टार्ट होगा आपका, कहाँ तक? तमिलनाडु। और तमिलनाडु से स्टार्ट होगा कहाँ? पूर्वी तट तक। ठीक है, तो पहला हिस्सा बताओ। पहला हिस्सा पश्चिमी तट का। सिर्फ एक तट नहीं होता है, बच्चे क्या पढ़ लेते हैं ना कि पश्चिमी तट है आपका कौन? मालाबार तट। क्या पढ़ लेते हैं? मालाबार तट। पूर्वी तट है क्या है आपका? कोरामंडल। पूर्वी तट क्या है? कोरामंडल। तट खत्म हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है, अलग अलग होते हैं और अलग अलग इनकी खासियत भी होती है। चलिए, तो स्टार्ट करेंगे हम लोग गुजरात से। तो पहला क्या हुआ गौरव? कोई दिक्कत आ रही है? समझ नहीं आ रही चीज़? आ रही हैं तो क्या कुछ कह रहे हो? बहुत देर से डिस्टर्ब कर रहे हो। भूख लग रही है क्या? हाँ हाँ, तो बता दिया करो। इधर ध्यान दो पहले इन चीज़ों पे।
आपको अगर नॉलेज है और एक बार बेस चीज़ से होंगे तो सही हो जाएगा। अब हम दोबारा कराएंगे तो तुम तो जी नहीं मालूम पड़ेगा ये आया कहाँ से। अगर हम अभी डीप करा दें तो आपको सिर्फ अक्षांश खत्म कर पाते, लेकिन आपको नॉलेज मिल गई, दो बार आपने पढ़ लिए तो तैयार हो गए। छोटे सवाल आते हैं, कितना रखेगा उनमें से, ठीक है। पहला आएगा कौन, आपका तट। पहला तट क्या कहलाता है? और आपसे पूछता है कि पहला तट क्या कहलाता है, पश्चिमी तट क्या कहलाएगा पहला, जल्दी बताओ। हाँ, गुजरात का है पहला, जिसे हम लोग पश्चिमी तट में आता है। देखो, काकरा पार, कौन सा तट कहलाएगा पहला? पश्चिमी तट का पहला भाग जो है वो कौन सा है? काकरा पार है। कहाँ से कहाँ तक माना जाता है, ये लिखो, एरिया लिख लो, कहाँ से कहाँ तक माना गया है। देखो, गुजरात, भाई गुजरात से स्टार्ट होगा तो गुजरात तक ही लिया जाएगा। अब गुजरात से जाएगा कहाँ तक, ये एरिया पूछ लेता है, तो देखो दादर नगर हवेली तक जाएगा। हाँ, दादर नगर हवेली, कहीं नागर भी लिखा होता है ये। तो अगर पूछेगा कि काकरा पार कहाँ स्थित है तो आप बताओगे गुजरात वाला जो तट है वो क्या है आपका, काकरा पार है। कौन सा है? काकरा पार, काकरा पार। यही तट जो है ना सबसे लंबा है, पश्चिमी तट में सबसे लंबा पूछेगा लंबाई के तौर पर, तो सबसे बड़ा लंबा कौन है आपका? काकरा पार है, ठीक है, ध्यान रखना इसका। अगर भारत का पूछेगा सबसे लंबा तट कौन है, भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा, भारत का सबसे लंबा कौन है आपका? तो गुजरात वाला बताएंगे। कौन सा बताएंगे? गुजरात वाला। कौन सा? काकरा पार है। कौन सा है? काकरा पार, ठीक है। इसे गुजरात का तटीय प्रदेश कहते हैं। पूछेगा गुजरात का तटीय प्रदेश कौन है? गुजरात का तटीय प्रदेश, ये आपको चीज़ ध्यान रखनी होंगी। तो सबसे लंबा तट भारत का कौन सा है? तो आपको काकरा पार है, जो कहाँ है? गुजरात में। गुजरात से कहाँ तक का एरिया माना गया है? दादरा नगर हवेली। और ये इसे क्या मानते हैं? गुजरात का तटीय प्रदेश मानते हैं। सेकंड नंबर कौन आएगा? ये सब ऐसे हम वैक्सीन लगवा के हैं, जिस सब वैक्सीन लगवा के हैं ऐसे सो रहे हैं आराम से, पढ़ानी ही चाहिए तुम लोगों को। तो फिर आवाज़ मैंने बताने में कोई दिक्कत हो रही है? एकदम उदासीन बैठो ऐसे लग रहा है। मतलब जो चीज़ है उनको तो पढ़ना चाहिए। नींद आ रही तो बताओ छोड़ दें, टाइम 8 बजने वाले हैं। और क्या, जब नहीं पढ़ रहे हमें खुद आ रही क्योंकि हम वैक्सीन लगवाए हैं ना। तो अब तो बहुत बकवास कर रहे होते, सही है, दिमाग में आ ही नहीं रहा, कुछ आइडिया नहीं आ रहा है, सो चुपचाप पढ़ते रहो, ठीक है। कोकर तट देख हो बहुत जाएगा, लेकिन आज पढ़ते पढ़ते जल्दी बताओ। और ये लोग बोल नहीं रहे, ये अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। प्रीति कितना टाइम पहले कराया ये, तो फिर याद ही नहीं है। चले, कोकर तट, कोकर तट की बात करते हैं तो कोकर तट के नाम से कोकर स्टेशन भी है। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में है। कहाँ है? महाराष्ट्र में। तो इसका एरिया कहाँ से कहाँ तक चलेगा? कोकर का बोलो, दादर नगर हवेली तक तो आ गए थे, तो दमन से कहाँ तक था वो? दमन द्वीप से गोवा तक जाएगा। ये कहाँ जाएगा? हाँ, दमन द्वीप से कहाँ तक जाएगा? गोवा तक। दमन द्वीप से गोवा। देखिए गुजरात पड़ता है, फिर आपका कौन पड़ेगा इधर? दादर नगर हवेली पड़ता है, और फिर दमन द्वीप से कहाँ तक जाएगा? गोवा। भाई महाराष्ट्र उसके नीचे पड़ेगा कौन? गोवा, ऐसे लगभग पड़ता है। फिर नीचे बताएंगे कर्नाटक पड़ेगा सब। जल्दी बताइए, गोवा तक जाएगा। इसके मेन लिख लेते हैं पहले पॉइंट। तो ये इसका एरिया समझ में आ गया हुआ। सबसे जो पेट्रोलियम अनुसंधान है ना, पेट्रोलियम अनुसंधान भारत का, वैसे 2-3 है, पश्चिम बंगाल में भी है, लेकिन बम्बई में है। बोलो यस या नो? बम्बई में कौन है? पेट्रोलियम अनुसंधान, पेट्रोलियम अनुसंधान। बताओ कौन सा है? अनुसंधान बोलो। बम्बे हाई, ये इसके लिए तेल के लिए था, आपके लिए ऑयल, पेट्रोलियम के लिए कौन है? बम्बे हाई। वो किस तट पर है? कोकर तट पर है। अब ये समुद्र में होगा या ज़मीन पे होगा? बताओ पहले, समुद्र में होगा या ज़मीन पे होगा? हैं? ज़मीन पे होगा। बोलो, बम्बई हाई कहाँ है? कोकर तट पर है। तो कहाँ है? समुद्र एरिया में है। किसमें? समुद्र एरिया में। सही समझ आ गया। अब बात करते हैं अगली, लिखो। इसे महाराष्ट्र का है, हाँ ये पास है बिल्कुल ठीक। अब आपसे पूछ लेगा कि जो आपका ये बंदर, ये तो हो गया अनुसंधान वाला। बंदरगाह पूछता है, क्या पूछेगा? भारत का आधुनिकतम बंदरगाह कहाँ है? तो इसी तट पर है, लिख लो, भारत का आधुनिकतम बंदरगाह।
भारत का आधुनिकतम बंदरगाह, तो आप बताएंगे किस पर स्थित है, तो आप कहोगे कोकर तट पर है। किस पर है? कोकर तट। ठीक है, कौन सा है, जल्दी बताइए कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू नाम है इसका, पहले कुछ नाम और था, जवाहरलाल नेहरू। क्या नाम है इसका? जवाहरलाल नेहरू। ये अधिकतम है तो ध्यान रखना सबसे न्यूनतम माना गया है। ठीक है, पहले इसका नाम क्या था? पहले इसका नाम क्या था? क्या नाम था इसका पहले? नेवा शेवा। क्या बोलते थे इसको? नेवा शेवा बोला करते थे इसको पहले, लेकिन अब क्या नाम है इसका? पंडित जवाहरलाल नेहरू। अब मालूम पड़ेगा इस टाइम पे। ठीक है, और भविष्य में चेंज हो जाए इसको कुछ पता नहीं, लेकिन इसी पे ये ध्यान रखना। अच्छा, और बात करते हैं महाराष्ट्र का प्रादेशिक और क्या बोला जाएगा? महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश, तो लिख लो किसको बोलते हैं? कोकर तट को बोलते हैं। लिख लो यहाँ पे महाराष्ट्र का तटीय प्रदेश। महाराष्ट्र का क्या बोलते हैं इसको? तटीय प्रदेश बोलते हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक बताओ जल्दी जल्दी। अब डालो अगला वाला, नेक्स्ट। 3 हो गए, 2 आगे चलते हैं। अब काकरा पार पहला था, कहाँ से कहाँ तक था जरा बताते चलो जल्दी जल्दी। काकरा पार कहाँ से कहाँ तक था? दादर नगर हवेली से था। ठीक है, और दूसरा आया था कौन? कोकण, कहाँ से कहाँ तक था? दमनदीप से गोवा। नेक्स्ट लिखो अब आएगा कन्नड़। कन्नड़ मतलब कर्नाटक का ना, तो कर्नाटक के आसपास होगा ये, वो कन्नड़ तट। कन्नड़ तट, गोवा तक हम लोग पहुंच गए। अब गोवा से कहाँ तक जाएगा कन्नड़ वाला? देखो मंगलौर। मंगलौर कहाँ पड़ता है? गोवा से कहाँ? मंगलौर। मंगलौर कहाँ पड़ेगा आपका? कर्नाटक में। मंगलौर कर्नाटक में पड़ता है। केरल में कहाँ पड़ेगा? केरल तक तो अभी हम पहुँचे भी नहीं हैं, वो मालाबार तट है। लिख लिया? मंगलौर, ये कर्नाटक में है। भारत में अगर लौह-अयस्क पूछेगा, क्या पूछेगा? कि भारत में लौह-अयस्क किस तट पर पाए जाते हैं, तो लिख लो इसमें कौन पाए जाएंगे? लौह-अयस्क। लौह-अयस्क जानते हैं? लौह-अयस्क जानते हैं क्या होते हैं? जैसे हेमाटाइट है, ये वाले सब उनके ही टाइप होता है। तो लौह-अयस्क सबसे ज़्यादा कौन से तट पर? तो आप हो गए कन्नड़ तट पर। लौह किस पर? ठीक। और अगर पूछता है कि कर्नाटक का तटीय प्रदेश, बोलो कर्नाटक का तटीय प्रदेश कौन होगा? कन्नड़ तट। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है। और लास्ट आता है, सबसे इंपॉर्टेंट रहता है कौन? मालाबार तट, सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा ये। पश्चिम के भाग 4 होते हैं, ध्यान रखना। अगर पश्चिम तट को पूछता है कितने भागों में डिवाइड रखता है, तो आप कहोगे 4 में रहता है। पहला कौन था? जल्दी बोला करो। काकरा पार। कौन था? काकरा पार, जो कहाँ से कहाँ तक था? गुजरात से दादर नगर हवेली। दूसरा था कौन? कोकण। कोकण कहाँ से था? दमनदीप से गोवा तक, सही है। और तीसरा कौन था? कन्नड़। कहाँ से था? गोवा से मंगलौर तक। समझ में आ गया? सबसे ज़्यादा लौह-अयस्क कहाँ पाए जाएंगे? कोकण। सबसे आधुनिकतम बंदरगाह कहाँ स्थित है? सबसे अधिकतम बंदरगाह कोकण तट पे है। कौन है? कोकण तट पे। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। सबसे बड़ा तट कौन सा है भारत का? सबसे बड़ा तट कौन सा है? काकरा पार। कहाँ पड़ता है? गुजरात में। और अंतिम चौथा है ना ये, मालाबार। ये आप लोग पढ़ते रहते हैं, डिवाइडेशन नहीं पढ़ते हैं, ये पढ़ते हैं सिर्फ मालाबार, कोरामंडल। सही है, वो बाद में घुमा कर रख देता है, सीधे पूछता है सबसे लंबा तट। या पढ़ा तो मालाबार था, अब ये काकरा पार कहाँ से आ गया इसमें? समझ में? ऐसे कट करके देता है कभी कभी, लिखे तो बाकी और एक्सप्लेन है इनमें चीज़ों का। देखो ये तट ही आपको कम से कम 1-2 घंटे ले लेते हैं। जब आपको हम एसआई में पढ़ाएंगे, क्योंकि आपको सारा है एसआई में, तो उसमें आपको मिलेगी डिटेल पूरी। यहाँ पढ़ा देंगे तो यही खत्म होगा, पता चला ये डिप्रेशन बहुत चले गए। तो आपको बेसिक पढ़ के जाना, सिर्फ बेसिक चीज़ें, कोई डीप ज़्यादा नहीं पढ़नी है। ठीक है, तो थोड़ा नॉलेज तो हो ही जाएगी ना, फिर आगे पढ़ते रहेंगे। मालाबार तट कहाँ पड़ेगा बताओ भाई? कहाँ तक हम पहुँच गए थे? मंगलौर तक पहुँच गए थे। बोलो, तो मालाबार की जो स्टार्टिंग होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी? मंगलौर से केरल। कहाँ से? मंगलौर से केरल। मंगलौर से कहाँ?
केरल तक का एरिया क्या होगा आपका, मालाबार तट। इंपॉर्टेंट रहता है, कई बार क्वेश्चन मालाबार तट से आ चुके हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है। इससे केरल का क्या बोलेंगे, इससे केरल का क्या बोलेंगे, तो केरल का अगर तटीय प्रदेश पूछता है, नारियल की खेती सबसे ज़्यादा किस तट पर होगी, नारियल। सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचता है, मानसून कहाँ पहुँचेगा सबसे पहले, के मालाबार तट पर पहुँचता है, यस या नो, देखो बताऊँगा इसके बारे में भी, पहले ये लिख लो, मतलब अलग से बताता हूँ उसको, दोनों में पूछेगा। तो क्या लिखा आपने यहाँ पे, पूछेगा कि लेटेराइट मिट्टी कौन से तट पर पाई जाती है, लेटेराइट, लेटेराइट, लेटेराइट मिट्टी, क्या पूछेगा आपसे कि लेटेराइट मिट्टी सबसे कहाँ पाई जाती है, भारत में आणविक खनिज में, आणविक खनिज जानते हो क्या होते हैं, कौन से, ना 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 ना, आणविक मतलब जो परमाणु अणु काम आते हैं, यूरेनियम थ्यूरेनियम ये वाले, यहाँ तो लिखो यूरेनियम थ्यूरेनियम, थ्यूरेनियम ये सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगे, ठीक है। टाइटेनियम भी आता है इसी में, टाइटेनियम जानते हैं, टाइटेनियम, जो आपका टाइटेनियम जहाज था वो टाइटेनियम का बना हुआ था, हाँ टाइटेनिक, हाँ वो टाइटेनिक धातु से बना हुआ था। वो इसलिए घमंड में कभी कभी ज़्यादा घमंड भी दिक्कत कर देता है, अरे बोले इससे तो कुछ होगा ही नहीं, हमने बनाया ऐसा है, और फिर क्या होता है। हाँ तो हमने क्या पूछा कि सबसे पहले मानसून कहाँ आएगा, मालाबार तट पे आता है, बोले यस या नो, सही है। आपसे पूछता है कि जब मानसून आता है और जाता है, दो कंडीशन होती है, तो पूछेगा आता हुआ मानसून सबसे ज़्यादा कहाँ बारिश कराता है और जाता हुआ कहाँ कराता है, दो कंडीशन पूछेगा, या आता हुआ या जाता हुआ। लिखा दे, नारियल लिखवा दिया हमने, सबसे ज़्यादा कहाँ है, केरल में ही होता है, और नारियल के पेड़ सबसे ज़्यादा कहाँ उगेंगे, नारियल के सबसे ज़्यादा पेड़, कोई दिक्कत है यहाँ तक। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे, जो हमने बताया दो चीज़ें बताते हैं आपको। यहाँ पर क्वेश्चन पूछता है कि आता हुआ मानसून और जाता हुआ मानसून, आता हुआ मानसून या जाता हुआ मानसून। चलिए मुझे बताइए ज़रा, हम दो हिस्सों में हैं, एक पूर्वी हिस्सा में है और एक किस में है, पश्चिमी में। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं केरल वाला तो क्लियर हो गया, यहीं पे समझते हैं। तो हमारे पास मानसून की बात करते हैं हम, तो एक तो एरिया रहेगा कौन, पश्चिम वाला, और एक बोलेंगे किसको हम, पूर्व। तो पश्चिम एरिया हम बता चुके हैं अभी आपको, कौन होगा, मालाबार होगा, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, आता हुआ मानसून। क्या बोलते हैं इसको, आता हुआ। तो पूछेगा आता हुआ मानसून, आता हुआ मानसून सबसे ज़्यादा कहाँ बारिश कराता है, तो आप किसे बताओगे, केरल और मालाबार पे। किस पे कराएगा, केरल मालाबार पे। बोलो बात समझ मारी नहीं, ये तट हो गया मालाबार और केरल हो गया, बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत हो। तो आता हुआ मानसून सबसे बारिश कहाँ कराएगा, केरल और मालाबार। कौन सी ऋतु होगी, ऋतु कौन सी होगी, पश्चिम वाले अगर मानसून आता है तो ऋतु कौन सी होगी, ग्रीष्म ऋतु होगी। बोलो यस या नो, जो अभी चल रहा है आपका ग्रीष्म ऋतु होगी अभी। तो ग्रीष्म, आप डायरेक्ट पूछ ले कि ग्रीष्म ऋतु में सबसे ज़्यादा बारिश कहाँ होती है, सबसे पहले कहाँ होती है, केरल, क्योंकि उठकर सीधे पहुँचता है कहाँ, केरल में, वहीं लड़ता रहता है और वहीं बारिश कराता है। या फिर कहाँ पहुँचता है, मेघालय। कहाँ पहुँचेगा, मेघालय। सबसे ज़्यादा बारिश यहीं होती है। तो ये सबसे ग्रीष्म ऋतु में आने वाला जो मानसून होता है वो बारिश कराएगा कहाँ, केरल। यानी कि अब बात आती है हम पूर्व वाले की, किसके करेंगे, पूर्व वाले एरिया में, ठीक है। तो इसको लिखो जरा, वापस आता हुआ मानसून कहलाता है। जो पूर्व वाले हिस्से में बारिश कराता है ना, पूर्व वाले हिस्से में, पूर्व वाले तट पर, तो वो कौन सा कराएगा, वापस आता हुआ, वापस। हाँ, दो टाइम में आता है। अभी गया, देखो ये अभी बारिश हो रही है, ये आपका जाता हुआ है, मतलब चला जाएगा। और जब ठंडे होंगी तो फिर बारिश होती है। बोलो यस, होती है नहीं होती है, हाँ, वो वापस आता है, मतलब लौटता हुआ बना जाता है वो। तो इसे कहेंगे वापस आता हुआ। क्या बोलेंगे इसे, वापस आता हुआ। कोई दिक्कत है यहाँ तक, वापस आता हुआ। कहाँ कराएगा बारिश, जैसे यहाँ मालाबार तट पे करा रहा है, तो फिर वापस आता हुआ कहाँ कराने वाला है, जल्दी बोलो। देखो, कोरामंडल या तमिलनाडु। कोरामंडल, किसको अभी बता रहे हैं, कोरामंडल लिख लिया। या फिर हम लोग क्या कहेंगे, तमिलनाडु।
तमिलनाडु। तमिलनाडु का कौन सा एरिया, और तमिलनाडु में भी कौन सा एरिया सबसे ज़्यादा जहाँ कराता है, एरिया करके पूछ लेता है। तो लिखो उत्तर पूर्वी एरिया। कौन होगा, उत्तर पूर्वी एरिया, उसमें सबसे ज़्यादा कराता है ये, वापस जब जा रहा होता है तो। और कौन सी मौसम होगा फिर ये, शीत ऋतु होगी। कौन होगी, कौन होगी, शीत ऋतु। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बोलो। मंडल क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया यहाँ तक। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि नील की खेती, कौन सा, नील की खेती सबसे पहले कौन से तट पे हुई थी। नील की खेती सबसे पहले कौन से तट पे हुई थी, तो आप कहोगे मालाबार। लिख लो उसमें, नील की खेती सबसे पहले कब हुई थी। नील खेती जानते हैं, जब अंग्रेजों ने नील करना स्टार्ट कराया था, तो नील की खेती बंदर छाप, नील की खेती हुई थी कहाँ, मालाबार। एक कितने बोला। एक पूछता है कि नील की खेती के लिए सबसे पहले आंदोलन कौन सा हुआ था। नील की खेती के लिए सबसे पहले आंदोलन, आ चुका है क्वेश्चन ये, मोपला आंदोलन। कहाँ, मोपला। और मोपला आंदोलन हुआ कहाँ था, तो आप बताओगे मालाबार में। लिख लो मोपला। मोपला आंदोलन मालाबार तट पर हुआ था। बहुत ज़्यादा त्रासदी हुई थी इसमें भी, आंदोलन में बहुत लोग मारे गए थे। जब आपको पढ़ाएंगे मोपला आंदोलन तो बताएंगे। तो मालाबार तट पर नील की खेती के लिए हुआ पहला आंदोलन था, तो इसलिए मालाबार तट क्या रहता है आपका, प्रसिद्ध रहता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे यहाँ तक। कोई दिक्कत, तो ये आपके क्या हो गए, पश्चिम वाला आपके तट समाप्त हो गए। हम लोग पूरब की बात कर रहे हैं, पूरब में सिर्फ 2 मिलते हैं हमारे लिए। एक कोरामंडल मिलेगा, पूरब पूर्वी तट पे कौन मिलेंगे हमारे पास, कौन मिलेगा, पहला आता है कोरामंडल। फिर दूसरा कौन आएगा, उत्तरी सरकार। बस इसमें 2 ही रहते हैं सिर्फ, और सीधे पूछ लेता है। तो कोरामंडल जो मिलेगा आपको वो तमिलनाडु से मिलेगा। कहाँ तक मिलेगा, तमिलनाडु से आंध्रा तक मिलता है। तो लिख लो कोरामंडल कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है, कोरामंडल कहाँ से कहाँ तक विस्तारित है। तो लिखो कन्याकुमारी से मसूलीपट्टनम, कन्याकुमारी से कहाँ तक जाएगा ये, मसूलीपट्टनम। मसूलीपट्टनम, इसे मछलीपट्टनम भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, मछलीपट्टनम, मछलीपट्टनम। अंग्रेजों ने अपनी पहली स्थायी फैक्ट्री कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम में। कहाँ लगाई थी, मसूलीपट्टनम में। और सबसे पहले कहाँ लगाई थी, सूरत में। वो कैसी थी, अस्थायी थी। तो ये पूछा जाता है, मंडल पूछ लेता कि अंग्रेजों ने फैक्ट्री जो लगाई थी वो कौन से मंडल में लगाई थी, तो आप बताओगे कोरामंडल में। किस में लगाई थी, कोरामंडल में। इस यहाँ से कोई व्यापार नहीं होता, ध्यान रखना, कोई व्यापार नहीं। पूछा कौन सा मंडल ऐसा है जिसमें कोई व्यापार नहीं होता, तो आप बताओगे कोरामंडल। कोरामंडल से कोई व्यापार नहीं होता। खेती करने के लिए पूछेगा कौन सा तट प्रसिद्ध रहता है खेती करने के लिए, तो आप कौन बताओगे, कोरामंडल। खेती के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन रहेगा बताइए, तो आप कहोगे कोरामंडल। सबसे उपजाऊ तट कौन सा है, कोरामंडल। सबसे व्यापार कौन से मंडल से होता है, किससे, कोरामंडल। तमिलनाडु का तटीय प्रदेश कौन सा है, कोरामंडल। तमिलनाडु का तटीय प्रदेश कोरामंडल। बोलो यहाँ तक किसी कोई दिक्कत हो तो जल्दी बताओ। ये पूछता है आपसे। नेक्स्ट आता है कौन, उत्तरी सरकार। नेक्स्ट क्या आएगा, उत्तरी सरकार। कोई दिक्कत, ये आपका कहाँ से जाएगा, आंध्र प्रदेश से स्टार्ट होता है। कहाँ से होगा, आंध्र प्रदेश से। कहाँ तक जाएगा, उड़ीसा तक। और उड़ीसा में कहाँ, तो महानदी के मुहाने तक। उड़ीसा से कहाँ, महानदी के मुहाने तक। बोले यहाँ तक कोई दिक्कत, जल्दी बताओ। कहाँ तक जाएगा, मुहाने तक जाएगा। ये आपके रहे क्या, मंडल। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गई सारी चीज़, कोई दिक्कत, ठीक है, नोट कर लो इन्हें।